अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में चैप्टर 20 एसी सर्किट ये पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो बराबर में चल रहे हैं, वो आप देख सकते हो। देखो, याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, शुरू के 5 चैप्टर जो है ना फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और ये जो चैप्टर है ना सेकेंड ईयर के लास्ट के 5 या 6 इसे छोड़ देते हैं। तो याद रखना, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उन चैप्टरों से ज़्यादा आएगा एमसीक्यूज, इन चैप्टरों से कम एमसीक्यूज आएंगे। इक्वल एमसीक्यूज आते हैं। अगर एक एमसीक्यूज आपको चैप्टर 5 से दे रहे हैं तो एक एमसीक्यूज इससे ज़रूर देंगे वो, क्योंकि वो पूरी नॉलेज आपकी चेक करना चाह रहे हैं, वो जस्ट आपके 5-6 चैप्टर नहीं चेक कर रहे हैं। तो इन चैप्टरों को करो, बहुत आसानी इजी तरीके से आपको ये एमसीक्यूज में नंबर दिलवा देते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको अपने पास नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो, जो भी बोर्ड पे लिखा है लिख लो और समझते रहो, ताकि जब आपका टेस्ट करीब आ जाए ना, आपको दोबारा से क्या ना करना पड़े, दोबारा से वीडियो ना देखना पड़े, जस्ट अपनी कॉपी से रिवीजन कर लो। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, उसके बाद स्टार्ट लेते हैं कि भाई हमारे ग्रुप जो है वो चल रहे हैं, 4,500 रुपये फीस है पूरे साल के लिए। इसमें आपको एमसीक्यूज बुक्स, लाइव क्लास, टेस्ट, रिकॉर्डेड सेशन, सारा कुछ मिलेगा। 100% तैयारी घर बैठ के कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो एनईडी का टेस्ट हुआ उसमें कई हमारे बच्चों ने, ये भी कह सकता हूँ कई 100 बच्चों ने जो है वो एनईडी का टेस्ट क्लियर किया, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो चलो अब यहाँ पर करते हैं और इस चीज़ को आगे देखते हैं। अब हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट और एसी करंट। तो देख लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है और एसी करंट क्या है। देखो, याद रखना, हमारे पास 2 तरह के करंट होंगे। एक होगा डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, एक होगा अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। सही है। एसी करंट हमारे पास क्यों ज़रूरी है? एसी करंट हमारे पास इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, उसको हम पावर स्टेशन से आपके घर तक पहुंचा सकें। ज़रा बात समझो। देखो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना, लेकिन ज़रा बेसिक बात समझो। फॉर एग्जाम्पल ये समझो, पावर स्टेशन है आपके घर से बहुत दूर, ठीक है, आपके घर से बहुत दूर है पावर स्टेशन। आपका घर यहाँ पर है और ये लगा हुआ एक पोल, जिसके ज़रिए से आपके घर में जो है वो क्या आ रहा है, आपके घर में करंट आ रहा है। तो क्या मैं इसमें एसी करंट, क्या मैं इसमें डीसी करंट दे दूं? क्या मैं इसमें डीसी करंट दे दूं? नहीं, मैं यहाँ पर एसी करंट दूंगा। क्यों? क्योंकि पावर स्टेशन आपके घर से बहुत दूर है। अगर आप चेक करो जाकर, तो पावर स्टेशन कम से कम 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर होता है शहरों से। उसकी बहुत सारी वजूहात होती है, क्योंकि वहाँ पे जगह अवेलेबल होती है, और जो वहाँ पर गैसेस निकल रही होती हैं वो इन्वायरमेंट में चली जाती हैं, शहर में नहीं जाती। बहुत सारी वजूहात की वजह से पावर स्टेशन को शहर से दूर बनाते हैं। तो पावर स्टेशन से मुझे आपके घर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है, मैं क्या करूँगा, एसी करंट इन तारों में भेजूँगा। कौन सा करंट भेजूंगा? एसी करंट। अब एसी करंट क्या होता है मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फील लो, पढ़ाई को समझो, क्यों कर रहे हो भाई पढ़ाई, वजह तो समझो, उसके बाद पढ़ना। अच्छा, अब आपके घर में लगी हुई है एक डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर जो करंट भेजा जाएगा वो डीसी होगा, समझ रहे हो। यहाँ से यहाँ पर कौन सा करंट यूज़ किया? पावर स्टेशन से आपके घर तक आने के लिए, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए कौन सा करंट यूज़ हुआ? डीसी, एसी करंट यूज हुआ। क्यों? क्योंकि एसी करंट चीप होता है और एसी करंट में लॉस कम होता है एनर्जी का, और वो ट्रेवल करता है। सही है, बात समझे क्या वजह है? एक तो चीप है और ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल के लिए यूज हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद यहां से यहां तक, बी से आपके घर तक डीसी करंट आपको मिला, या अगर आपकी डिवाइस में एसी करंट आया भी, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई डिवाइस लगी हुई है, उसमें एसी करंट आ भी गया, तो उस डिवाइस के अंदर रेक्टिफायर लगा होता है। मैं रेक्टिफायर बताता हूँ क्या चीज़ होती है, आपने आई होप पढ़ भी लिया होगा कि रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी करंट बना देता है। तो आपकी डिवाइसेस को डीसी करंट चाहिए, सही है, याद रखना। और यहाँ पर फिर आपको मिला डीसी करंट, घर में आपको डीसी करंट यूज़ करना है। समझ आ गई बात? अब ये समझते हैं कि व्हाट इज़ एसी करंट, व्हाट इज़ डीसी करंट। इसको बना लो। देखो भाई, एसी करंट आपके पास वो करंट होता है जिसके अंदर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल होता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। एसी करंट कौन सा करंट होता है? जिसमें आपके पास एक साइकिल पॉजिटिव और उसके बाद फिर नेगेटिव साइकिल आता है, समझ रहे हो, या एक साइकिल नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल होता है। बस ये दिमाग में रख लो। एसी करंट जब भी बोलेंगे उसका मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग। ये अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है कि आपका जो वेव होगी ना,
वो पॉजिटिव में भी होगी और नेगेटिव में भी जा रही होगी। आओ मैं बना के दिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ आप बच्चों का। देखो मैं कह रहा हूँ एसी करंट, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो फिर किताबी बातें पढ़ेंगे। एसी करंट कह रहा हूँ मैं, एसी तो वो बच्चे समझते हैं एसी करंट वो जो एसी में यूज होता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है इधर लिखा हुआ, बल्कि आपका एसी भी डीसी करंट से चलता है, सही है। तो यहाँ से मेरा जो है वो करंट आना शुरू हुआ, समझो यहाँ पर मेरी करंट की वैल्यू आना शुरू हुई, सी लिख लेता हूँ, करंट आ रहा है, और इसे टाइम के रिस्पेक्ट से लिख लेता हूँ, सही है। यहाँ पर मेरा करंट आना शुरू हुआ। अब एसी करंट होगा ना तो पता है क्या होगा, पहले वो पॉजिटिव में बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा, मैक्सिमम आएगा, इसे बोलेंगे हम, इस पॉइंट को बोलेंगे एम्पलीट्यूड। फिर वो क्या होगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये होता है एसी करंट में। क्या हो रहा है, पहले वो जीरो था, फिर वो बढ़ा, बढ़ने के बाद एक मैक्सिमम पॉइंट तक गया, यानी समझ लो ए तक गया, उसके बाद वो जीरो हो गया। अच्छा, जीरो होने के बाद रुका नहीं, अब वो नेगेटिव में चला गया। कहाँ चला गया, नेगेटिव में। फिर नेगेटिव में जो है वो जीरो हुआ, अब अगेन आगे पॉजिटिव में चला जाएगा। तो इसीलिए इसे एसी कहते हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, पहले पॉजिटिव साइकिल आ रहा है हाफ, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है। बात समझ आई, क्लियर करो कॉन्सेप्ट को, कि पहले पॉजिटिव साइकिल आया, पॉजिटिव साइकिल आया हाफ, फिर नेगेटिव साइकिल आया हाफ। देखो 180 पर आकर हाफ हो जाता है, सही है। देखो अगर दोनों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को आप उठा लो, ये लो ऐसे उठा लिया मैंने, और फिर यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को उठा लो तो ये ऐसे हो गया, तो ये सर्कल बन गया। यानी 0 से लेकर 360 तक या 2 पाई तक आपको एक साइकिल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लो, अभी आगे ये बात समझाऊंगा अभी मैं, समझ में आई बात। तो एसी करंट में क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर नेगेटिव साइकिल आएगा। आपका मूड भी इसी तरह का होता है ना, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है ना। यहाँ भी बिल्कुल वैसी है कि एसी करंट में पहले पॉजिटिव साइकिल आएगा। ये बात समझ ली ना, आगे सारा चीज़ें क्लियर हो जानी है आपको, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। एसी करंट में क्या होगा, पहले पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर नेगेटिव साइकिल आएगा, इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। अब मज़े की बात, आप बोलोगे सर ये एसी करंट यूज़ कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट, चलो आज ये भी क्लियर करा देता हूँ। क्या याद रखोगे, समझो ये मैंने बल्ब लिया, ये मैंने बल्ब लिया, समझो यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है। अब जब मैं हाथ यूँ पूरा खोलूँगा ना, इसका मतलब है बल्ब जल रहा है, और जब मैं यूँ बंद करूँगा तो इसका मतलब है बुझ रहा है, सही। अब देखो ये मेरी उंगली है, ये मेरी उंगली है, ये मेरा बल्ब है। जब मैं यूँ करूँगा इसका मतलब है बल्ब जल रहा है, और यूँ करूँगा तो बुझ रहा है। ये देखो, जब मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा पास बल्ब बुझा हुआ है, जब मैं यूँ ऊपर जाने लगा बल्ब जल गया, फिर जब मैं यूँ नीचे आने लगा बल्ब बंद होने लग गया, और फिर यूँ जलने लग गया। तो इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट आने की वजह से बल्ब जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, क्योंकि कभी वो मैक्सिमम पे जा रहा है, कभी वो जीरो होकर मिनिमम पे जा रहा है। समझ लो ये इसी तरह से कि आप ब्रेकर को गिरा रहे हो उठा रहे हो, गिरा रहे हो उठा रहे हो, गिरा रहे हो उठा रहे हो। तो इसी तरह जब पॉजिटिव होगा तो बल्ब जलेगा, नेगेटिव होगा बंद, और इसी तरह बंद चालू होता रहेगा। तो क्या आप ऐसा चाहते हो अपने घर में, अभी मेरा बल्ब बंद चालू होना शुरू हो जाए तो क्या मैं पढ़ा सकता हूँ। तो इसीलिए एसी करंट आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कर सकती हैं, लेकिन बल्ब में आप डायरेक्ट एसी करंट नहीं दे सकते। समझ आई बात, क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट। तो उसकी जगह फिर हमें डीसी करंट चाहिए होता है, डीसी करंट पढ़ते हैं, सही है। अच्छा, एसी करंट समझ में आ गया ना, देखो इंग्लिश भी पढ़ लो। एसी करंट मीन्स, एसी करंट का क्या मतलब है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ही है, ठीक है। दैट कीप्स चेंजिंग, ये चेंज होता रहता है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, मतलब अगेन एंड अगेन इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। मतलब इट गोज फॉरवर्ड, पहले ये पॉजिटिव में जाता है, एंड बैकवर्ड, फिर ये बैकवर्ड में जाता है, द बैकवर्ड मेनी टाइम एवरी सेकेंड, और हर सेकेंड में ऐसा बहुत बार होता रहता है। तो अगर आप अपने बल्ब को डायरेक्ट एसी करंट दे दोगे ना, वो बंद चालू होता रहेगा। बात क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है। अच्छा, अब बात ये कर लेते हैं कि एसी करंट यूज़ क्यों कर रहे हैं। एसी करंट इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि लॉन्ग डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जा सके, ठीक है, पावर को भेजा जा सके। अच्छा, और ये चीपर होता है, सस्ता होता है, करंट भेजने के लिए सस्ता होता है। फॉर एग्जांपल आपने वो देखा ना, बड़े बड़े, आप कभी कराची से बाहर जाओ तो वो बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं, उस पर तार लटके होते हैं। तो कभी दिमाग में आया है कि इससे डायरेक्ट जो है वो करंट ले लेता हूँ मैं नीचे, ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें एसी करंट होता है। अगर आपने उसमें बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है, तो अगर आपने उसको छेड़ा या उसमें कुछ भी किया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है,
और बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए कभी उसमें आपने किसी को कुंडा मारते हुए नहीं देखा होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। अब घर में कौन सा यूज़ हो रहा है? डायरेक्ट करंट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें ना वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ऐसे क्या मुराद है? अगर मैं डीसी करंट अपने बल्ब को दूंगा तो बल्ब हमेशा जलता रहेगा, वो जलबुझ नहीं करेगा, इस तरह जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, वोल्टेज की वैल्यू नहीं बदल रही है। आप यही चाहते हो कि आपका वोल्टेज ना बदले, ताकि आपको एक कांस्टेंट करंट मिलता रहे, आपको कोई मुश्किल ना हो। सही है? तो डीसी करंट घर में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली इसमें वोल्टेज आता रहता है और कॉन्टीन्यूसली करंट आपको मिलता रहता है। दिमाग में रखनी है ये बात, बहुत मैंने डिटेल में गया हूँ आज, ठीक है? वैसे भी डिटेल में जाता हूँ। अच्छा, तो डीसी करंट में अगर मैं इसका साइकिल बनाऊँ तो क्या होता है? इसमें जस्ट पॉजिटिव साइकिल आता है। जैसे देखो, ये एक साइकिल आ गया और ये दूसरा साइकिल आ गया, इस तरह से इसमें पॉजिटिव साइकिल आता है। अब देखो, इसमें नेगेटिव भी था, इसमें पॉजिटिव भी था, सॉरी इसमें नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था। इसमें देखो जस्ट पॉजिटिव साइकिल आया है। क्यों? जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब एसी करंट को डीसी बनाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। अभी आगे आएगा, नहीं बल्कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं आगे आएगा या नहीं आएगा। तो एसी करंट को डीसी बनाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? कौन सा प्रोसेस? रेक्टिफिकेशन। आप लिखना रेक्टिफिकेशन, एमई इंग्लिश सेंटर, पूरा टॉपिक मिल जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन दोनों मिल जाएंगे। तो क्या करना होगा? अगर एसी करंट को डीसी बनाना है तो रेक्टिफिकेशन करनी होगी। अच्छा, रेक्टिफिकेशन कौन करते हैं? रेक्टिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स करते हैं। मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, डायोड को यूज़ किया जाता है। डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टर्स, इनको यूज़ करके रेक्टिफिकेशन कराई जाती है, जिससे एसी करंट डीसी करंट बन जाता है और फिर उसे आप अपनी डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हो। सही है? अब डीसी करंट क्यों यूज़ करते हैं, इसकी वजह देखो। चलो डीसी करंट पढ़ देते हैं। डीसी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी है, दैट फ्लोज, मगर इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। देखो पॉजिटिव है ना, हर जगह पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। ओनली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव टू पॉजिटिव होगा विदाउट चेंजिंग। ठीक है? मतलब इसका मतलब है या तो ये सिर्फ नेगेटिव में हो सकता है या तो पॉजिटिव में, ये याद रखना। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं, डीसी करंट क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैंने बताया ना, डीसी करंट में वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है आपको, ठीक है? तो कांस्टेंट वोल्टेज मिलने की वजह से इस तरह से, तो इसीलिए हम डीसी करंट यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 240 वोल्ट आ रहा है तो वो 240 वोल्ट ही रहेगा, 220, 210, 230 नहीं होगा, 240 ही आता रहेगा, जिससे फिर आपकी डिवाइसेस ख़राब नहीं होंगी और आराम से स्मूथली वर्क करेंगी। अब पढ़ते हैं एसी टर्मिनोलॉजीज, यानी एसी करंट में ना आपको मुख्तलिफ जगह पे लिखा हुआ मिलेगा साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। आपने इससे पहले भी पढ़ा है ना चैप्टर ऑक्सीलेशन का, जो मतलब साइकिल का वहाँ था वही यहाँ भी है, जो टाइम पीरियड का था वो यहीं भी है, और जो फ्रीक्वेंसी का था वो यहाँ भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो वेव ही है ना। ये क्या है बेसिकली, ये क्या चीज़ है? ये नथिंग एल्स, ये वेव ही है आपके पास, ये वेव ही तो बन रही है। तो जब वेव का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो साइकिल, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इसका कॉन्सेप्ट भी आएगा। समझ लेते हैं कि साइकिल क्या होता है। देखो, जब आपके पास एक वेव आएगी, एक वेव कंप्लीट हो जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे वन साइकिल। अब आप कैसे पहचानोगे वन साइकिल है? बहुत आसान है। देखो, पॉजिटिव साइकिल मिले और नेगेटिव साइकिल मिले, ये दोनों मिलकर बनाते हैं वन साइकिल। बहुत सारे तरीके हैं, मैं सारे बताता हूँ, परेशान नहीं होना। देखो, पॉजिटिव साइकिल मिले, नेगेटिव साइकिल मिले, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वन साइकिल, यानी एक साइकिल। देखो, पॉजिटिव में हाफ साइकिल आता है और फिर नेगेटिव में हाफ साइकिल आता है, पर दोनों को मिलाते हैं। जैसे देखो ना, ये वन साइकिल हो गया ना, वन साइकिल का मतलब जहाँ से चले थे वहीं आ गए, ये वन साइकिल हो गया। तो इसी तरह पॉजिटिव साइकिल उठाओ, यहाँ तक आएगा, ये वाला पॉजिटिव साइकिल आ गया, और नेगेटिव साइकिल उठाओ, ये आ गया। तो पॉजिटिव का हाफ और नेगेटिव का हाफ मिलके वन साइकिल बनाता है, और अगर दोनों को मिलाओगे तो सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? इस तरह भी समझ सकते हो कि 2 पाई पर या 360 पर, 2 पाई पर और 360 पर एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हो? ठीक है? वन साइकिल कैसे समझ सकते हो? या तो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ वन साइकिल हो गया।
या ये भी कह सकते हो कि 260 पे और 360 पे, 2 पाई पर और 360 पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, नज़र भी आ रहा है। अच्छा देखो यही बात यहाँ लिखी हुई भी है, वन कंप्लीट सेट। सेट से क्या मुराद है कि जिसमें एक एंड पॉजिटिव का होना चाहिए, देखो ये एंड पॉजिटिव का हो गया ना, और एक एंड नेगेटिव का होना चाहिए, ये एंड नेगेटिव का हो गया। तो आपके पास क्या बना, एक साइकिल बना, और अल्टरनेटिंग करंट में इसी को हम वन साइकिल कहते हैं। अच्छा अब टाइम पीरियड क्या है, एक साइकिल आने में समझ लो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे 1 सेकंड लगा, तो टाइम पीरियड क्या हो गया मेरा, 1 सेकंड हो गया। तो एक साइकिल बनने में जो टाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ये वो वाली बाईसाइकिल नहीं है, ये कंप्लीट साइकिल है। कहते हैं ना यार साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब जहाँ से चले थे वहीं आ गए। इसी तरह और हमारी ज़िंदगी का साइकिल कभी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हम जहाँ से चलते हैं वहीं नहीं जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम बच्चे होते हैं ना, फिर हम जवान होते हैं, फिर एडल्ट हो जाते हैं, फिर बूढ़े, लेकिन हम आखिर में दोबारा बच्चे तो नहीं हो जाते ना। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी का साइकिल ऐसा नहीं है, हमारी ज़िंदगी आगे चली जाती है। लेकिन वेव्स में ऐसा हो रहा होता है कि जहाँ से ये चलते हैं, मतलब 1 सेकंड में एक साइकिल आ जाना। देखो 1 सेकंड ख़ास नहीं है, जितने टाइम में एक साइकिल आया उसे टाइम पीरियड कहेंगे। 2 सेकंड में भी आ सकता है, 3 सेकंड में भी आ सकता है, या 0.1 सेकंड में भी आ सकता है, मज़ीद कम टाइम में आ सकता है, इसको याद रखना। तो जितने टाइम में आपके पास एक साइकिल आएगा उसे हम बोलोगे टाइम पीरियड। अभी 1 सेकंड में आया है तो टाइम पीरियड कितना हुआ, 1। 2 सेकंड में आता तो 2 हो जाता। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। एक साइकिल आने में जितना टाइम लगा उसे हमने बोला टाइम पीरियड, और आप लोगों ने भी बोला उसे टाइम पीरियड। सही। फॉर्मूला क्या है निकालने का, T इज इक्वल टू 1/f, जो कि आप बहुत बार पढ़ चुके हो। और मुख्तलिफ हैं वो तो पेंडुलम और मास अटैच विद स्प्रिंग के हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल 1/f यूज हो जाता है। फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितने साइकिल आ रहे हैं इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बात समझ आई। देखो अभी कितने साइकिल आ रहे हैं 1 सेकंड में, ज़रा देख के बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पर 1 सेकंड में कितने साइकिल है। बिल्कुल सही, 1 सेकंड में एक ही साइकिल आया है। देखो ना यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया, 1 सेकंड में एक ही साइकिल आया। तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास 1 है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई मेरे पास, 1, और इसका यूनिट्स होता है हर्ट्ज़। तो 1 सेकंड में कितने साइकिल आए, आपने स्टॉप वॉच चलाई और देखा आपने कितने साइकिल बने, और उन साइकिल को गिन लिया, उन साइकिल को 1 से डिवाइड किया तो वो टोटल साइकिल ही मिलेंगे आपको। तो 1 सेकंड में जितने साइकिल आते हैं उसे बोलते हो आप टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है चीज़ों का रिपीट होना। तो 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट हुए, कितने साइकिल्स मिले, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सही है। तो देखो ये लिखा हुआ भी है, इट मेजर्ड हाउ मेनी साइकिल्स, कितने साइकिल जो हैं वो करंट के आ रहे हैं 1 सेकंड के अंदर। अब आप बोलोगे सर मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर लूँ 1/2। तो जब आप 1/2 करोगे ना तो वो ये चेक कर रहा होगा 2 सेकंड में कितने साइकिल आए। तो अगर मैं देखूँ तो 0.5 साइकिल मिलेगा, यानी 1 सेकंड में 0.5 साइकिल आया। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना कि 1 सेकंड में कितने साइकिल बने। मैंने सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर दी। तो देखो मैं आपसे ना एक बात यहाँ पे कहूँगा, अक्सर ना बैकग्राउंड में शोर वगैरह हो रहा होता है मेरे, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बहुत जल्द ये शोर वगैरह ख़त्म हो जाए, ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद अच्छी तरह कंसंट्रेशन से पढ़ा सकूँ। तो आप लोग भी दुआ करना कि ये शोर वगैरह जल्दी ख़त्म हो, ताकि फिर मैं और मज़ीद कंसंट्रेशन से। अब ये शोर क्या होता है कि मतलब कभी कोई गाड़ी गुजर गई, कभी कोई कुछ गिर गया, तो इस तरह के शोर होता है। तो इंशाल्लाह जल्दी ये शोर वगैरह ख़त्म हो जाएगा और हम अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे और अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ाएँगे और शोर करने वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। चलो अब इसके आगे फर्दर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है मज़ीद फर्दर चीज़ों को पढ़ते हैं, और यहाँ से जो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं ना वो MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो चीज़ें पढ़ी वो भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाता है। पास पेपर उठा के देख लो, आपको फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें जो है ना वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। सही है। चलो समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू क्या है। देखो पीक वैल्यू अपने नाम से ही वाज़ेह है कि जब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले ना करंट की या वोल्टेज की, वो पीक वैल्यू है। ज़रा आओ समझते हैं। समझो ये आपके पास वोल्टेज है, ये आपके पास टाइम है। आपके पास वोल्टेज आना शुरू हुआ, यहाँ पर गया मैक्सिमम, और फिर जो है वो नेगेटिव में चला गया, क्योंकि देखो अल्टरनेटिंग करंट है, तो अगर इसका वोल्टेज बनेगा वो भी अल्टरनेटिंग ही बनेगा। चलो वोल्टेज समझ नहीं आ रहा तो करंट कर लो, ठीक है, ताकि परेशान ना हो कि ये वोल्टेज क्यों बना रहा है।
देखो अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग बनेगा ना, तो बस यहाँ मैं अभी बना के दिखा भी दूंगा। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, पीक वैल्यू कब आएगी, आपके पास जीरो से आपकी वेव शुरू हुई, जीरो से चली 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 मैक्सिमम पर आ गई, ये पॉइंट मैक्सिमम है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू होगी ना, इसे हम कहेंगे पीक वैल्यू। क्या कहेंगे, पीक वैल्यू। और मैंने बताना है कि यहां पर ए पॉइंट पर हमारे पास पीक वैल्यू आ रही है करंट की, तो कैसे बताऊंगा, या तो मैं आई नॉट लिख दूंगा या फिर मैं आई पीक लिख दूंगा। बात समझ में आ रही है कि जहां पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, वो कहलाएगा आपके पास पीक वैल्यू। और वो कहां पर होगा, आप देख के भी पहचान सकते हो और इस तरह भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आपके पास पीक वैल्यू मौजूद है। ये क्या है, आपके पास पीक वैल्यू मौजूद है। और ये भी पीक है, लेकिन ये नेगेटिव का पीक है, ये नेगेटिव में पीक है। तो नेगेटिव में भी पीक आ सकता है, पॉजिटिव में भी पीक आ सकता है। समझ गए। और यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो देखो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना, तो उसे एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो आप, जैसे आप वेव में पढ़ते थे, वेव एंड ऑक्सीलेशन में। देखो देखो ये लिखा हुआ भी है, इट रिफर्स टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और वोल्टेज, वोल्टेज भी हो सकता है, देखो मैंने कहा था ना, करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है एट एनी स्पेसिफिक टाइम। और ये किसी भी स्पेसिफिक टाइम में आ सकती है पीक वैल्यू, खास नहीं है कि एक सेकंड बाद आए, 2 सेकंड बाद, पीक वैल्यू कहीं भी आ सकती है। अच्छा, एक और बात जरा समझ लो, यहाँ पर जब पीक वैल्यू आएगी ना, इसे आई नोट करके मैं डिफाइन कराऊंगा। सही समझ में आ गया। अब एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर क्या होगा, आई नोट होगा या आई होगा, यहाँ पर जस्ट आई होगा। क्यों, क्योंकि आई नोट सिर्फ यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर ही मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी मैक्सिमम नहीं है, यहीं पर सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू। तो सिर्फ इसी पॉइंट को मैं आई नॉट या आई पीक कहूँगा, याद रखना। वैसे तो आई पीक लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आई नॉट ही लिखा हुआ मिलेगा। अब समझते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। देखो मसला ये है कि यार एसी करंट जो है ना, या एसी वोल्टेज, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो हम चाहते हैं कि यार हम कोई वैल्यू बता सकें। देखो एक चीज़ अगर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, मैं आपसे कहूँ यार ये इंसान है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं फंस जाता है बच्चा आके। मैं कहूँ यार ये इंसान है या ये बंदा है, बड़ा धोगला है, बात बात पे चेंज होता रहता है, तो आप उसके बारे में कोई कंक्लूसिव बात कर सकोगे, उसके बारे में कोई बात पुख्तगी से कर सकोगे? नहीं, क्योंकि वो बंदा बार बार चेंज हो रहा है, कभी हाँ बोल रहा है, कभी ना बोल रहा है, कभी आपकी बात मान रहा है, कभी किसी और की, कभी आपकी बात किसी और को बता रहा है, कभी आपकी बात किसी और को। यही बात है ना, यहाँ भी यही तो हो रहा है, कभी करंट कम आ रहा है, कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो मैं चाह रहा हूँ कोई बात तो कर सकूँ कि करंट की क्या वैल्यू है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डीसी करंट को देखता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ कि यार मेरे पास एक रेजिस्टर है, मेरे पास एक रेजिस्टर है, डीसी करंट पे रेजिस्टर कितना वर्क कर रहा है। मैं क्या चेक करता हूँ कि डीसी करंट पे रेजिस्टर कितना वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने देख लिया, मैंने एक वोल्टेज ले लिया, कोई भी वोल्टेज की वैल्यू ले लो, सही है, एक वोल्टेज की वैल्यू ले लो, उस वोल्टेज पे डीसी करंट कितना वर्क कर रहा है, उस वोल्टेज पे डीसी करंट कितना वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल डीसी करंट ने वर्क किया आपके पास 50 जूल, तो इसी तरह फिर मैंने डीसी करंट को हटाकर एसी करंट लगा दिया, डीसी करंट को हटाया, एसी करंट लगा दिया, तो फिर मैंने चेक किया कि 50 जूल कितने पे हो रहा है। तो डीसी करंट की मदद से मैंने एसी करंट की वैल्यू बताने की कोशिश करी, इसी को हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। समझ में आया? नहीं आया होगा, फिर बताता हूं। देखो मसला क्या आ रहा है कि यार मेरे पास जो एसी करंट है ना, या एसी वोल्टेज, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि यार मैं कोई वैल्यू बता सकूं एसी करंट की या डीसी करंट की या डीसी वोल्टेज की, एसी वोल्टेज की या एसी करंट की कोई वैल्यू बता सकूं। तो मैंने क्या किया, मैंने रजिस्टर लिया, रजिस्टर पे वर्क कराया डीसी करंट को, तो डीसी करंट ने वर्क किया, 50 जूल करा, फिर मैंने वही एसी करंट लगा दिया, 50 जूल वर्क। तो मैंने फिर डीसी की वैल्यू को कंपेयर कर दिया एसी की वैल्यू से और एसी की वैल्यू बता दी। समझ आया? फिर समझो, ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ दो चीज़ों को एक साथ लिंक करा जा रहा होता है। मैंने क्या किया, मैंने रजिस्टर लिया, मैंने उस पर वोल्टेज अप्लाई किया डीसी, मैंने चेक किया 50 जूल वर्क कितने पे हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने डीसी हटाया, एसी लगा दिया, ठीक है। अब मैंने चेक किया कि एसी करंट की मदद से 50 जूल वर्क कितने पे हो रहा है। तो जितने
जितने डीसी वोल्टेज पे वर्क हुआ था 50 जॉउल, वही मैंने एसी वोल्टेज की वैल्यू बता दी। इसी को मैंने कहा रूट मीन स्क्वायर। मुझे एसी की वोल्टेज नहीं पता, मुझे एसी का वोल्टेज नहीं पता कि 50 जॉउल वर्क किस वोल्टेज पे किया, किस वोल्टेज पर वर्क हुआ 50 जॉउल। तो मैंने डीसी का मुझे पता था, डीसी का मुझे पता था कि कितने जॉउल पर या कितने वोल्ट पर वर्क हो रहा है 50 जॉउल का। तो मैंने फिर डीसी हटा के एसी लगा दिया, तो एसी पे मैंने 50 जॉउल का वर्क कराया। तो फिर मैंने ये चेक किया कि यार जितने पे मैंने डीसी से वर्क कराया था ना, जितने वोल्ट पर डीसी ने वर्क किया था 50 जॉउल का, उतने ही वोल्ट पर एसी ने भी वर्क किया होगा 50 जॉउल का। तो फिर मैंने कह दिया कि यार जो वैल्यू डीसी में आ रही है ना वोल्टेज की, वही एसी में भी आ रही है। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट वोल्टेज बताना। देखो ये चीज़ आगे लिखी हुई भी होगी। बात समझ आई? एक और बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ, यहाँ बच्चे ना नहीं कर पाते डिफरेंस। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा कि मैंने 50 जॉउल वर्क कराया डीसी वोल्टेज पे। मुझे वोल्टेज पता था डीसी वोल्टेज कितना है। फिर मैंने क्या किया, मैंने डीसी वोल्टेज हटा के एसी वोल्टेज लगाया और 50 जॉउल वर्क अगेन करा लिया। तो मैंने चेक किया कि जितने पर डीसी वोल्टेज पे वर्क हुआ ना 50 जॉउल का, उतने ही पर एसी वोल्टेज ने भी वर्क किया होगा। तो डीसी वोल्टेज की वैल्यू 50 वोल्ट थी, सॉरी डीसी वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट थी, तो एसी की भी 100 वोल्ट होगी। इसी को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है द आरएमएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरएमएस वैल्यू कहते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी करंट है और वोल्टेज इज द इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू जरा इसका मतलब समझो। इट टेल अस हाउ मच वर्क, ये हमें बताता है कितना वर्क हुआ एसी ने कराया। एसी कैन डू, कर सकता है, जस्ट लाइक अ डीसी करंट। यानी डीसी करंट से हमने चेक किया कितना वर्क हुआ, उतना ही वर्क हमने एसी करंट से भी कराया। तो जो वैल्यू डीसी करंट की आ रही थी, जो वैल्यू डीसी वोल्टेज की आ रही थी, हमने कह दिया उतनी ही वैल्यू एसी वोल्टेज की आ रही होगी, क्योंकि वर्क सेम हो रहा है। बात समझ आया ना? फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी पावर नहीं पता, मुझे मेरे दोस्त की पावर पता है, और मैं और मेरा दोस्त एक जैसे हैं, तो इसका मतलब मैं जो पावर मेरे दोस्त की है वही पावर मेरी भी है। इसी तरह यहाँ भी हुआ कि मुझे एसी वोल्टेज की वैल्यू नहीं पता कि यार एसी वोल्टेज है कितना। मैंने क्या किया, मैंने एक रजिस्टर उठाया, उस पर 50 जॉउल वर्क कराया, और मुझे डीसी की वैल्यू पता थी। डीसी की वैल्यू मुझे पता है 100 वोल्ट है, सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने डीसी हटा दिया, अब मैंने एसी लगाया, और फिर 50 जॉउल वर्क कराया। अब मुझे नहीं पता ये एसी कितने जॉउल पर ये 50 जॉउल वर्क हुआ, तो मैंने देखा यार डीसी में 100 वोल्ट पर हुआ था, तो एसी में भी 100 वोल्ट पर ही हुआ होगा। अब समझ आ गया होगा, अब बहुत अच्छा क्लियर हुआ होगा। सही है, समझ में आया? अब वैल्यू देख लो, क्या है, वी पीक डिवाइडेड बाय होल रेडिकल 2, इससे आप ये निकाल सकते हो। सही है, चलो आगे चलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन। ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग के लिए एक इक्वेशन होगी, ये आपको याद आ रहा है, कुछ इस तरह की नहीं लिखी हुई, ये पढ़ा था ना, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी। याद आ रहा है? ये वैसे ही है। अब देखो ये क्यों बना रहे हैं, जरा समझो। सबसे पहले मैं बनाता हूं करंट, ये करंट आ गया, ये टाइम आ गया, तो ये मेरे पास करंट आ गया। ठीक है, एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा बेहतर। ठीक है, अब यहां पर तो मुझे पता है करंट की पीक वैल्यू आएगी यहां पर, है ना? यहां पर क्या आएगी ये बताओ, इधर क्या आएगी? यहां पर बेशक आई आ रहा होगा, है ना, आई आ रहा होगा। ये क्या वैल्यू, कैसे निकालोगे? इस इक्वेशन की मदद से निकालोगे। समझ में आ रही है? इस इक्वेशन की मदद से निकालोगे। आप पीक वैल्यू रखोगे आई नॉट, उसके बाद साइन रखोगे, ओमेगा रखोगे। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर, याद होगा आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी रखोगे, फिर इनको सॉल्व करोगे ना, साइन ओमेगा टी को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर क्या वैल्यू आ रही है। ये टी का फंक्शन होता है, यानी टाइम भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इस पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है आपको पता चल जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या कर रही है? ये इक्वेशन किसी भी इंस्टेंट पे करंट निकालने के लिए आपको वैल्यू बता रही है। अब मैं यहां पर हूं, यहां पर क्या होता है, 2 पाई होता है ना, 2 पाई पढ़ा है ना यहाँ पे, सॉरी पाई पढ़ा है ना यहाँ पे, पाई, सॉरी पाई नहीं होता बल्कि पाई बाय 2 होता है। यहाँ पे पाई बाय 2 होता है ना, तो देखो यहाँ साइन पाई बाय 2 रखो
तो I की वैल्यू I नॉट के बराबर आएगी, यानी इस पॉइंट पर I और I नॉट बराबर आता है, और जो कि बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ पे I नॉट आ रहा होगा, लेकिन इस पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन है ना, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो चीज़ है ना, ये आपके I नॉट को कम कर रहा है और वो बता रहा है कि इस पॉइंट पर क्या वैल्यू होगी। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि यार आपको ना यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है ये बताना है, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है ये बताना है। तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करोगे, I नॉट की वैल्यू डालोगे और साइन डालोगे, इस पॉइंट पे टाइम क्या आ रहा है वो डालोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है वो डालोगे, और जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो I की वैल्यू आ रही होगी ना वो आ जाएगी। और याद रखना I की वैल्यू हमेशा छोटी आ रही होगी I नॉट से, सिर्फ इस पॉइंट पे बराबर होगी, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बराबर होगी, बाकी हर जगह छोटी आ रही होगी। ठीक है, बड़ी नहीं आएगी कहीं भी। समझ में आई क्या काम किया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये I नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम करंट। ठीक है, इसको लिख लो, एम्पलीट्यूड लिख लो या मैक्सिमम करंट। ठीक है, और ये तो टाइम है, सिंपल समझ में आ रहा है। और ये आपके पास इसके अंदर ये टी बना लो सबस्क्रिप्ट में, करंट आई एट एनी टाइम। बात क्लियर हुई? आई एट एनी टाइम यानी करंट किसी भी टाइम पर, जैसे यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, यहाँ, तो ये ओमेगा और टी आपको गिवन किया जाता है, बस आपको सॉल्व करना होता है। सेम वही है। अब आपको करंट हटा दो, वोल्टेज कर लो, ये इस तरह वोल्टेज कर लो, ये वोल्टेज कर लो। तो इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज है? इस पॉइंट पे तो वी नॉट मैक्सिमम आएगा, इस पॉइंट पे नेगेटिव में मैक्सिमम आएगा। तो इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज है, इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज है, इससे निकाल सकते हो। सेम ही इक्वेशन है, बस वी आई जो है वो वी हो गया है। तो वी क्या है आपके पास? एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम करंट, और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी क्या है? अगेन वही है, टाइम, और वी आप बता देना, सही है, वी वोल्टेज है। समझ में आई ये इक्वेशंस? देखो आपके पास ये वेव आ रही है ना, आप वेव पे यहाँ पे करंट निकालना, यहाँ पे करंट निकालना चाह रहे हो, यहाँ पे करंट निकालना चाह रहे हो, कैसे निकालोगे? बेशक आपको I नॉट की वैल्यू तो पता चल जाएगी, बस इसको यूज़ करो, निकाल लो, ख़त्म बात। ठीक है, और हाँ, इससे I नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर मैं आपको I बता दूँ और साइन बता दूँ और ओमेगा टी बता दूँ तो नीचे डिवाइड ले आना, पता लग जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? आई होप कोई ऐसी बात नहीं हो जो समझ ना आई हो। तो इन चीज़ों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलो अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसके आगे के। तो स्टूडेंट अब जो है एक और टॉपिक समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, वरना नहीं कराता। फेस ऑफ एसी, फिर उनमें इन फेस, फेस लैग और फेस लीड। ये क्या है? मेरा नाम का आपको पता है ना, मेरा नाम फैज़ है, लेकिन ये फेस है। ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता है। अच्छा चलो समझो फेस होता क्या है। देखो बच्चों, फेस ये होता है कि आपकी पोजीशन क्या है वेव की, ये फेस बताता है। फेस क्या बताता है? फेस आपको बता रहा होता है पोजीशन। क्या बता रहा है आपको? पोजीशन। मैं कहूं कि यार दो वेव आपस में इन फेस है, इसका मतलब है मैं पोजीशन बता रहा हूं, है ना। देखो मैं ये बताऊं कि आप और आपके दोस्त एक साथ हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपकी पोजीशन रिवील कर दी ना, या मैंने ये बता दिया कि आप और आपकी गाड़ी एक साथ है, तो मैं आपकी गाड़ी को ढूंढ लेता हूं, आपको भी ढूंढ लूंगा। तो फेस भी यहां पर यही काम कर रहा है। फेस जो है वो आपकी वेव की पोजीशन बता रहा है। कभी जस्ट सिर्फ वेव की पोजीशन बता रहा होता है, कभी एक वेव की पोजीशन दूसरी वेव के रिस्पेक्ट से भी बता रहा होता है। पोजीशन कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ना। देखो यार, ये मेरे पास मार्कर है, मैं कहूं ये मार्कर ब्लू मार्कर के साथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ब्लैक मार्कर की भी पोजीशन पता चल गई। तो फेस यहां पर यही काम कर रहा है। फेस हमें पोजीशन बता रहा है वेव की, कि आखिर वेव है कहां पर इस ग्राफ के अंदर। देखो ये बात लिखी हुई भी है, द फेस ऑफ AC मीन द पोजीशन ऑफ द वेव एट अ स्पेसिफिक टाइम। किसी भी टाइम पर मैं कहूं कि यार वेव जो है ना अभी इस जगह पे मौजूद है, तो मैंने क्या किया? पोजीशन बताई। इट टेल अस, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि हमारे पास ना यहां पर ये एक और चीज भी बता रहा होता है, वन वेव इज कंपेयर टू अनदर।
यानी फेज जो है ना वो एक वेव की पोजीशन को दूसरे वेव से कंपेयर भी कर रहा होता है, यानी फेज एक वेव की पोजीशन को दूसरे वेव के रिस्पेक्ट से भी बता रहा होता है। इस चीज को भी आपने दिमाग में रखना है। अब जरा मैं बताता हूं होता क्या है। समझो ये मेरे पास आ गई एक वेव, ये मेरे पास एक वेव आ गई, ठीक है। अब मेरे पास शुरू हो गई, अब मेरे पास आ गई दूसरी वेव, अब मेरे पास आ गई दूसरी वेव, ये मेरे पास दूसरी वेव आ गई। तो ये जो एंगल है ना, एंगल, ये इन दोनों के दरमियान के डिफरेंस को बता रहा है। समझे बात को? ये इन दोनों के दरमियान के क्या बता रहा है? डिफरेंस को बता रहा है। तो ये जब मुझे ये एंगल पता चल गया तो इसका मतलब क्या है? मुझे पोजीशन पता चल गई कि आखिर एक वेव की दूसरे के रिस्पेक्ट से पोजीशन क्या है। समझ लो अभी 90 के डिफरेंस पर है, यानी एक वेव दूसरे से 90 के डिफरेंस पर है। यहाँ पे 90 बनता है ना, क्योंकि देखो 90 पे इसका मैक्सिमम आ रहा है, 90 पे इसका मिनिमम आ रहा है। तो यानी यहाँ पर एक लैग है या एक लीड है, वो मैं भी आपको आगे समझाता हूँ। सही समझ में आया ना? सेम वही चीज़ है, देखो ये पढ़ा था ना आपने। तो ये क्या बता रहा था? ये आपको इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर वोल्टेज बता रहा था, मगर यहाँ पर ये एंगल आ जाने से क्या हो रहा है कि अब ये इसके रिस्पेक्ट से इसकी पोजीशन को बता रहा है। समझ गए? इसको याद रखना, ये एंगल है और इसे फेस एंगल भी कहा जाता है क्योंकि ये पोजीशन को बता रहा होता है ना। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ते हैं इन फेस। इन फेस का मतलब क्या है कि दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर होंगी। कहते हैं ना यार, ये जो वास है ये टेबल के ऊपर है, इस तरह से हो रहा होगा। इन फेस समझो क्या होता है। समझो ये मेरे पास एक वेव आई, समझ लो ये मेरे पास करंट आ गया। अब जब इन फेस होगा ना तो ये एंगल 0 होगा। अब देखो बहुत जबरदस्त बात समझ आएगी, इस इक्वेशन से भी बात क्लियर होगी। ठीक है, इस इक्वेशन से भी बात क्लियर होगी। अब इन फेस है, ये आपके पास करंट के लिए आ गई, ठीक है। अब इन फेस है, इसका मतलब क्या है कि जो पोजीशन आपके पास करंट की है वही पोजीशन आपके पास वोल्टेज की भी है। ये ब्लैक वाली वोल्टेज के लिए इन फेस है, इसका मतलब जो पोजीशन करंट की है वही पोजीशन वोल्टेज की है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा ना, ये जो यही बेसिकली ये जो डिफरेंस है ना, इस वेव के दरमियान, इस वेव के मैक्सिमम के दरमियान या इस वेव के मैक्सिमम के दरमियान, यही फेस एंगल होता है, यही डिफरेंस बता रहा होता है। तो फेस दो काम कर रहा है, या तो पोजीशन बता रहा है या तो फिर एक वेव को दूसरे वेव से कंपेयर करके पोजीशन बता रहा है। तो यहां पर जरा मुझे बताओ दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। देखो इसका मैक्सिमम भी यहां पर आ रहा है 90 है, इसका मैक्सिमम भी यहां पर आ रहा है। अगर मैंने दोनों के दरमियान का डिफरेंस चेक किया तो वो तो मेरे पास 0 आ रहा है। दोनों के दरमियान का डिफरेंस चेक किया, 0 आ रहा है। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ 0 आ गया, 0 आ रहा है, डिफरेंस है ही नहीं। तो यानी अगर मैं करंट पता कर लूँ तो मुझे वोल्टेज का पता चल जाएगा, और अगर मैं वोल्टेज पता कर लूँ तो मुझे करंट का पता चल जाएगा। समझ में आया? इन फेस का मतलब एक दूसरे के ऊपर है। मगर अब आ रहा है फेस लैग। लैग देखो, द फेस लैग मीन करंट कम्स लेटर। करंट आ रहा है बाद में और वोल्टेज आ रहा है पहले। तो समझो ये आ गया वोल्टेज। वोल्टेज किससे बना था? ब्लैक से बना था। ये आ गया वोल्टेज, ठीक है, ये आ गया वोल्टेज। अब लैग का मतलब क्या है? लैग का मतलब ये है कि एक वेव आगे होगी दूसरी पीछे होगी। तो मैं करंट को रेफरेंस मान लेता हूं, यानी करंट मेरा बाद में आ रहा है, वोल्टेज मेरा पहले आ रहा है। अब ये कंपोनेंट लगाने से होता है, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाने से ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो ये मेरा वोल्टेज मैक्सिमम पे आ चुका है, वोल्टेज मैक्सिमम पे आ चुका है 0 पे। अब मेरा करंट आना शुरू हुआ। अब मेरा, एक मिनट गलती ना हो जाए, अब मेरा जो है वो करंट आना शुरू हुआ। थोड़ा सा समझो यहाँ पे 90 होगा, ठीक है, इस तरह से, समझे? तो यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है लैग, यानी मेरा वोल्टेज पहले आ गया फिर करंट बाद में आना शुरू हुआ। सही है? तो यहाँ पर वोल्टेज 0 है मगर करंट मैक्सिमम, यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट मिनिमम है। तो 90 का लैग आ रहा है, यानी फेस एंगल कितना हुआ? 90 का। सही है? लैग का मतलब क्या है? एक पहले आ रहा है दूसरा बाद में आ रहा है। अच्छा अब लीड देख लेते हैं, ठीक है, ये जो है मेरा करंट था। अब लीड देख लेते हैं, लीड कब होगा? लीड जब होगा जब करंट पहले आ जाए वोल्टेज बाद में आए। अब यही सेम चीज बनेगी, मगर बस करंट और वोल्टेज को याद रखना।
लैग में क्या हो रहा था कि वोल्टेज पहले आ गया, देखो वोल्टेज यहां मैक्सिमम पे है, करंट आया ही नहीं, तो ये लीड था, ये लैग था। अब लीड देखो कि आपके पास करंट आ चुका है, करंट आ चुका है, ये आपका करंट है, वोल्टेज बाद में आना शुरू हुआ, वोल्टेज बाद में आना शुरू हुआ। देखो यहां पे भी ऐसा ही एंगल 90 का आ रहा है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यह है कि लैग में करंट बाद में आया था, पहले वोल्टेज आ गया। लीड में क्या हुआ कि पहले करंट आया फिर वोल्टेज आया, तो ये लैग और लीड है, मतलब एक चीज पहले आ गई दूसरी चीज बाद में, या दूसरी चीज पहले आ गई पहली बाद में। करंट को रेफरेंस बना लो, तो अगर करंट पहले आ रहा है और वोल्टेज बाद में आ रहा है, इसका मतलब है लीड है, और अगर वोल्टेज पहले आ रहा है करंट बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब है लैग है। और एंगल निकालना सिखा दिया, सारी चीजें बता दी। इन फेस को समझ लो जरा, मैं किताबी बातें भी पढ़ देता हूँ, बाकी वो तो फेस लैग और फेस लीड तो बहुत सिंपल तरीके से वहां पे मेंशन हुआ है। When two waves, हमारे पास दो वेव्स होंगे, मैंने बताया था ना फेस में दो वेव्स होंगी, और एक भी हो सकती है, पोजीशन बता रहे हैं। When two waves from have the same frequency, सेम फ्रीक्वेंसी है, देखो एक दूसरे के ऊपर है, एंड रीच देयर पीक वैल्यू और जीरो, चाहे वो पीक पर जाए या जीरो पे जाए, सेम टाइम पर हो, वैल्यू एट द सेम टाइम। देखो यहां दोनों का पीक एक जैसा आ रहा है, या दोनों का जीरो भी एक जैसे टाइम पर आ रहा है। दे आर सेड टू बी इन फेस, तो इसको कहेंगे इन फेस है। तो इसका मतलब यह है कि वोल्टेज निकाल लो तो करंट का पता चल जाएगा, करंट निकाल लो वोल्टेज का पता चल जाएगा, ये चीज़ जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस होना चाहिए ना। ये फाई वाला एंगल आने के लिए दोनों वेव के दरमियान डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ दोनों वेव के दरमियान डिफरेंस है नहीं है, तो फिर जीरो होगा। मैं आप लोगों को ना एक बात बताता हूँ, देखो कभी कभार ना मैं भी समझाता हूँ ना, चीज़ें समझ नहीं आती, थोड़ा जल्दबाजी कर देता हूँ। आप लोग कोशिश करा करो, खुद से भी पढ़ लिया करो, बुक से, चैट जीपीटी से, किसी और वीडियो से। और एक और बात, चलो बाद में बताऊंगा, चलो बता देता हूँ कि यार देखो मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना आपको कहती हैं कि यार पढ़ाई छोड़ दो, क्यों पढ़ रहे हो, अभी जो है वो टिकटॉक चला लो, इंस्टा चला लो, बाद में पढ़ लेना, क्या मसला जा रहा है। तो यार उसी वक्त आप अपने आप को कहा करो कि यार अगर मैंने अभी नहीं पढ़ा ना, तो बाद में इंस्टा टिकटॉक तो होगा, मगर इंस्टा टिकटॉक पे डालने के लिए मेरे पास तस्वीरें नहीं होंगी, अच्छी अच्छी वीडियोस नहीं होंगी, क्योंकि ना मेरे पास आईफोन होगा, ना अच्छे कपड़े होंगे, ना अच्छा घर होगा, ना अच्छी चीज़ें होंगी। तो अगर अभी मैं पढ़ लूँगा, अभी इंस्टा टिकटॉक छोड़ दूंगा, तो मैं अच्छा कोई वैल्यू हासिल कर लूँगा अपनी लाइफ में, और फिर आने वाले वक्तों में मैं इंस्टा टिकटॉक पर अच्छी अच्छी चीज़ें अपलोड कर सकूँगा। तो अभी पढ़ लो ताकि आने वाले वक्तों में आगे बढ़ जाओ। चलो आई होप समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है अपने फर्दर टॉपिक पढ़ते हैं और उन्हें समझते हैं। अच्छा देखो ये वाला टॉपिक और इसके बाद जो टॉपिक जितने भी आ रहे हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक MCQs निकलता है उससे, ठीक है। तो ज़रा से लॉजिक्स हैं, ज़रा से कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर याद रख लोगे ना तो ये टॉपिक को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब आपके पास जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो इस तरह से आ रही है ना, इस तरह से ग्राफ बन रहा है आपके पास, अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से आ रहा है, तो आप इसको वेक्टर के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से क्या फायदा होगा कि आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जरा यहाँ आओ, याद रखना इस पूरे का मकसद क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब मकसद क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सॉल्व कर सकें एसी के प्रॉब्लम, यानी आसान तरीके से हम जो एसी करंट में जो प्रॉब्लम सारी होती है ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम क्या है, और फेस क्या है, करंट क्या है, तो ये हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से पता कर सकते हैं। अब देखो होता कैसे, ज़रा मैं ये बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने ना ये जो सिंपल आपके पास वेव है इसको डिफाइन करो। सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारे पास है करंट, तो करंट है तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास आई नॉट यानी मैक्सिमम करंट। अच्छा यहां पर क्या आ गया एंगल आपके पास, यहां पर एंगल आ गया पाई बाय 2 यानी 90, यहां आ गया पाई यानी आपके पास कितना आ गया 180, यहां आ गया आपके पास 3/2 पाई यानी 270, और यहां कितना आ गया आपके पास, यहां आ गया आपके पास 2 पाई यानी 360। ठीक है, इस तरह रिप्रेजेंटेशन कर ली। अब इसको ना यहां पर एक सर्कल बना लो, इस सर्कल के बनाने से क्या होगा, आप बहुत सारी चीज़ों को पता कर पाओगे। थोड़ा सा आगे जाके देखो, यहाँ मैक्सिमम है
ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम है तो इसको इतना ले आओ मिनिमम, यहाँ से सेम आ जाए। अच्छा अब क्या करो, अब पहला हाफ बनाओ, ये पहला हाफ हो गया, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा बन गया, फिर ये वाला हिस्सा बनाओ, यानी ये वाला हिस्सा बन गया, ठीक है। अच्छा मसला ये है कि हमारे पास जगह थोड़ी सी ना कम है, लेकिन चलो जितना हो सके साफ़ सुथरा बना लेते हैं, ठीक है। ये अमूमन ये मैंने सर्कल बनाया है, लेकिन थोड़ा सा ये इलिप टाइप का हो गया है क्योंकि जगह कम है ना, इसलिए आप सर्कल ही बनाना, प्रॉपर सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूं तो शायद ये सर्कल मेरा मज़ीद, हाँ देखो कितना बेहतर आ गया ना। अब सर्कल थोड़ा सा, डायग्राम जितनी अच्छी होगी ना उतना अच्छा बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। सर्कल बन गया। अब देखो यहाँ पर मैं कितना हूँ 90, तो देखो यहाँ से मेरा शुरू हुआ, यहाँ से मेरा शुरू हुआ, यूँ 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 मैं चला, यूँ यूँ मैं चला। देखो अगर मुझे इस पॉइंट पे बताना है तो इस पॉइंट पे मैं चीज़ को बता सकता हूँ। अच्छा फिर ये मेरा एंगल आ गया, ये क्या आ गया मेरा थीटा आ गया, ठीक है। थीटा किसके बराबर होता है, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के, तो ये ओमेगा टी कुछ नहीं है थीटा है बेसिकली, देख रहे हो। अगर मुझे ओमेगा टी नहीं पता, थीटा पता है, तो मुझे पता है कि थीटा किसके बराबर होता है ओमेगा टी के। उसके बाद फिर मैं यूँ आ गया, या रिप्रेजेंटेशन आ गई, ये मेरा ई हो गया, ई यानी मैक्सिमम। तो इस तरह से वेक्टरली मैं रिप्रेजेंट कर कर मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो पता कर सकता हूँ अपने अल्टरनेटिंग करंट में। तो याद रखना, सर फिर से समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्वार्टर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा क्वार्टर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा क्वार्टर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथा क्वार्टर हो गया। चारों क्वार्टर को मिलाया तो एक सर्कल कंप्लीट हो गया। समझते हो ना, 4 क्वार्टर एक सर्कल के बराबर आता है, एक साइकिल कंप्लीट हो। तो अब मुख्तलिफ चीज़ें मैं इसकी मदद से पता कर सकता हूँ, करंट कैलकुलेशन मुख्तलिफ कर सकता हूँ, सही है। चलो अब एसी करंट आ गया। अब एसी करंट को यूज़ भी तो करोगे ना, कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, रजिस्टर में यूज़ कर सकते हो, कैपेसिटर में यूज़ कर सकते हो, इंडक्टर में यूज़ कर सकते हो, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो, तीनों में एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो पहले कैपेसिटर में यूज़ करते हैं, सॉरी पहले रजिस्टर में यूज़ करते हैं, फिर कैपेसिटर में यूज़ करेंगे, फिर इंडक्टर में यूज़ करेंगे एसी करंट को। तो एसी थ्रू अ रजिस्टर, एसी करंट रजिस्टर से जब पास होगा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ नीचे। देखो ये हो गया आपका एसी करंट। देखो एसी करंट ना इस तरह से बनाया जाता है। ये चीज़ क्या बता रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल। अच्छा उसके बाद ये आ गया प्योर रजिस्टर सर्किट है, तो इसका मतलब है जैसे रजिस्टर आ गया। अब यहां से आपका एसी करंट आएगा, आईसी कह रहा हूं, ठीक है। अब जब ये रजिस्टर से गुजरेगा तो याद रखना यहां पर होगी एनर्जी का लॉस, क्योंकि रजिस्टर क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम से टकराते हैं या दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो उस सिचुएशन में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो यहां पर पावर लॉस होगा, यानी हीट रिलीज होगी रजिस्टर से, सही है, बात समझ रहे हो। अब देखो जब एसी करंट गुजरेगा रजिस्टर से तो क्या क्या होगा, ये चीज़ देख लेते हैं। और हाँ, एसी करंट को भी रेजिस्टेंस मिलेगी जैसे डीसी करंट में मिल रही है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी। अच्छा देखो होता क्या है, जब एसी करंट आएगा ना आपके पास तो वोल्टेज और करंट, याद रखना एसी करंट में पता है क्या मसला आ रहा होता है, जब एसी करंट हमारे पास आता है ना, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में जो ग्राफ बनाते हैं ना हम, उसमें लैग आ जाता है। ग्राफ समझाता हूँ, समझो ये मेरे पास ग्राफ आ गया करंट का, ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ आ गया वोल्टेज का, और ये दोनों को मिला दिया मैंने, ये दोनों ग्राफ को मैंने आपस में मिला के ड्रॉ कर दिया। आप जब रजिस्टर में से गुजारोगे ना अपने एसी करंट को, तो आप एक चीज नोट करोगे कि जो ग्राफ करंट का बन रहा है ना, वही ग्राफ वोल्टेज का भी बनेगा। ये रजिस्टर में होगा सिर्फ, यानी रजिस्टर में इन फेस होता है आपके पास करंट और वोल्टेज। देखो आपने करंट का ग्राफ बनाया इस तरह का आया, आपने वोल्टेज का ग्राफ बनाया इस तरह का आया, दोनों को मिलाया इस तरह का आया। इसका मतलब क्या है कि जब आपका एसी करंट रजिस्टर से गुजर रहा है ना, तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ एक जैसा बन रहा है, इन फेस है, सही है। तो ये देखो लिखा हुआ है स्टे इन फेस, यानी करंट और वोल्टेज इन फेस रहेगा। इसका मतलब क्या है, दोनों का मैक्सिमम और जीरो सेम टाइम पर आएगा। इसका जीरो समझ लो T1 पर आ रहा है, तो इसका भी इसका मैक्सिमम T1 पर आ रहा है, तो इसका मैक्सिमम भी T1 पर आएगा। इसका मिनिमम T2 पर आ रहा है, तो इसका मिनिमम भी T2 पर आएगा। दोनों को सेम जगह पे बना दो ना,
ठीक है। लेकिन कैपेसिटर और रेजिस्टर में कैपेसिटर और इंडक्टर में ऐसा नहीं होगा, वो मैं अभी आगे बताता हूँ, ग्राफ से समझ भी आ रहा होगा। अच्छा, नो लीड और लैग, देखो जब दोनों सेम जगह पर आ रहे हैं, मैक्सिमम भी सेम, मिनिमम, तो ना लीड है ना लैग है, सही है। एनर्जी इज यूज्ड, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। हो क्या रहा है, जब आपका एसी करंट गुजरेगा ना रेजिस्टर से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, याद रखना। जब आपका एसी करंट गुजरेगा रेजिस्टर से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, हीट एनर्जी में। देखो यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर मैंने बताया ना कि जब करंट गुजरा रेजिस्टर से, तो हीट एनर्जी निकली आपकी उस टाइम पर। अब वो हीट एनर्जी निकालनी है, वो जो पावर लॉस हो रहा है निकालना है, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, पी यानी पावर, ये पावर है, ठीक है, याद रखना। वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज, आई नॉट मैक्सिमम करंट, साइन का स्क्वायर ओमेगा थीटा, इससे आपका पावर लॉस निकल आएगा, सही है। तो ये हमारा क्लियर हो गया रेजिस्टर, बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। अब समझते हैं कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर किस तरह बिहेव करता है। देखो कैपेसिटर में जब आपके पास एसी करंट आता है ना, तो कभी कैपेसिटर चार्ज होता है, कभी डिस्चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदलती रहती है। जब मैक्सिमम आया तो चार्ज हुआ, मिनिमम आया तो डिस्चार्ज हो गया, ये याद रखना, सही है। तो कभी ये चार्ज होगा, कभी डिस्चार्ज होगा, सही है। साथ ही साथ यहां पर देखो रेजिस्टर में इन फेस आ रहा था, लेकिन यहां पर जो है वो आपके पास लैग आ जाएगा, सॉरी लीड आ जाएगा, करंट जो है वो लीड कर जाएगा। करंट क्या होगा, लीड कर जाएगा, यानी करंट पहले आएगा आपके पास, वोल्टेज बाद में आएगा। मैं वजह बताता हूं वोल्टेज बाद में क्यों आएगा। आपको पता है ना कि जब तक आपके पास ये सोर्स है, ये बैटरी है समझ लो, जो एसी सिग्नल दे रही है, एसी करंट दे रही है, बैटरी ना कहो, एसी सोर्स कह लो, ये एसी सोर्स है, और ये आपके पास है कैपेसिटर। तो जब तक आपके पास कैपेसिटर का वोल्टेज और सोर्स का वोल्टेज सेम नहीं हो जाएगा, तब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। तो चार्ज होने की वजह से आपके पास कैपेसिटर में वोल्टेज नहीं आ रहा होगा, मतलब आपको सर्किट में वोल्टेज नहीं मिल रहा होगा, कैपेसिटर वोल्टेज को यूज करके चार्ज हो रहा होगा, मगर करंट मिल रहा होगा, ठीक है। इसी वजह से लीड आ जाती है। तो याद रखना सिंपल अल्फाजों में, मैंने वजह भी बता दी कि जब आप कैपेसिटर से एसी करंट गुजारोगे तो पहले करंट आएगा, पहले करंट का ग्राफ आएगा, यानी पहले करंट का ग्राफ आपको मिलेगा, उसके बाद वोल्टेज का ग्राफ मिलेगा, दोनों को मिलाओगे ऐसा बनेगा। यानी जहां पर करंट जीरो होगा, यानी अगर मैं π/2 पर ले लूं तो करंट तो जीरो आ रहा है, अगर वोल्टेज मैक्सिमम आ रहा है तो 90 का लीड आ जाएगा, दोनों के दरमियान 90 की लीड हो जाएगी। लीड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि करंट पहले आ रहा है, वोल्टेज बाद में आ रहा है। अगर वोल्टेज पहले आ जाता, करंट बाद में आता, तो मैं लैग का वर्ड इस्तेमाल कर जाता। बात समझ आई? 90 का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्वार्टर का डिफरेंस, इतना डिफरेंस होगा आपके पास, देख के नजर भी आ रहा है। तो जो फॉर्मूला था आपके पास क्या था, I = I0 sin ओमेगा टी। दो आपके पास वेव्स हैं, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, फेस एंगल 90 का, क्योंकि 90 का डिफरेंस क्रिएट हो गया। देखो दोनों के दरमियान 90 का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, बात क्लियर हो गई। इट मीन करंट कम्स फर्स्ट, वोल्टेज फ्लो, यानी करंट पहले आएगा, वोल्टेज बाद में जाएगा। तो कैपेसिटर, अच्छा कैपेसिटर करेगा क्या, वही काम करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, रिलीज करेगा, स्टोर करेगा, रिलीज, स्टोर रिलीज, वो बात क्लियर हो गई। अच्छा ग्राफ समझ में आ गया, मैंने बना दिया। अच्छा अब आपको पता है ना यार, जब भी करंट गुजरता है किसी चीज में से तो रेजिस्टेंस मिलती है, तो यार कैपेसिटर भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो जब करंट गुजरेगा ना कैपेसिटर में से, तो कैपेसिटर भी रेजिस्टेंस देगा करंट को, एसी करंट को। उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, उस रेजिस्टेंस को बोलेंगे इंडक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सॉरी इंडक्टर बोल रहा हूं, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दो नाम है। देखो सिंपल अल्फाजों में समझो, आसान करो। जब करंट गुजरेगा कैपेसिटर में से, तो कैपेसिटर उस करंट को, उस फ्लो को रेजिस्टेंस देगा। उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, जो कैपेसिटर की वजह से आ रही है, उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, या फिर हम उसे कह सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। अब वो रिएक्टेंस आपने निकालनी है, वो जो रेजिस्टेंस मिल रही है कैपेसिटर की मदद से, वो निकालनी है, इसे हम, ये रेजिस्टेंस ही है, याद रखना।
बस नाम अलग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर की वजह से आ रही है। देखो रेजिस्टर की वजह से रेजिस्टेंस आती है तो उसे रेजिस्टेंस कह देते हैं, मगर कैपेसिटर की वजह से जो रेजिस्टेंस आएगी उसे हम कहेंगे रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इफ इट इज द ऑपोजिशन यानी रुकावट, अ कैपेसिटर जो कैपेसिटर दे रहा है एसी करंट को, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। फॉर्मूला देखो और याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी अगर करंट कम आ रहा होगा ना तो रिएक्टेंस ज़्यादा आएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ जाएगी, जल्दी चार्ज हो जाएगा, तो रिएक्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। तो ये देख लो, और इसे हम ऑल्सो कॉल कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलो अब इंडक्टर वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं और उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हम देखते हैं कि फेजर डायग्राम क्या है। फेजर डायग्राम ये सिंपल एक तरीका है, एक ग्राफ बनाने का तरीका है, जिसमें जो वोल्टेज और करंट के दरमियान लैग है या लीड है उसको हम ग्राफ में बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़रा यहाँ देखो, हमारे पास करंट और वोल्टेज के दरमियान कितने का लैग था, 90 का था ना। तो हम जो है वो फेजर डायग्राम बनाते हैं और जो 90 का लैग हमारे पास आ रहा है उसको शो करा देते हैं। तो ज़रा मैं आपको फेजर डायग्राम बना के दिखाता हूँ। फेजर डायग्राम इनकी बना के दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ फेजर डायग्राम दी हुई भी है। हाँ, फेजर डायग्राम बना के दिखाता हूँ। लेड या लीड कितने का, लेट या लीड, लैग या लीड कितने का आ रहा था, 90 का ना। तो देखो ये देखो 90 का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया एंगल का, ये V आ गया, ये लीड आ गई, ये वोल्टेज आ गया, ये करंट आ गया। सही है, तो इसी को कहते हैं फेजर डायग्राम। तो देखो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पढ़ भी देता हूँ। अब फेजर डायग्राम इज अ ग्राफिकल वे, ग्राफिकल वे यानी ग्राफ बनाना, उसके जरिए बताना, टू शो द फेज डिफरेंस। देखो ये डिफरेंस लीड में भी हो सकता है, लैग में भी हो सकता है, तो इससे नहीं घबराना। बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट। अब एसी सर्किट हमने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, रेजिस्टर का पढ़ लिया है, कैपेसिटर का पढ़ लिया है, अब इंडक्टर का पढ़ लेते हैं। अब इंडक्टर में भी आपके पास एसी सर्किट होता है। अब सबसे पहले तो समझो ये इंडक्टर वर्ड क्या है। इंडक्टर एक सोलिनॉइड होता है। अब बात क्लियर हो गई होगी, क्या होता है ये, सोलिनॉइड होता है। मैं लिख देता हूँ सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड क्या करता है, सोलिनॉइड जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैग्नेटिक फॉर्म में। देखो मैग्नेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है फॉर्म, तो एनर्जी को किसी भी फॉर्म में ले जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल को हीट में, इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक फॉर्म में भी ले जा सकते हो। तो सोलिनॉइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और स्टोर कर लेता है। जैसे कैपेसिटर क्या कर रहा था, एनर्जी स्टोर कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, इसी तरह सोलिनॉइड एनर्जी स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक, यानी आपको मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी। डायग्राम देखो कुछ इस तरह की होगी, सर्किट डायग्राम। ये आपके पास एसी सर्किट हो गया, ये आपके पास एसी सर्किट हो गया, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास करंट यहाँ से आ गया। तो जब करंट यहाँ से आएगा ये इस तरह से बनता है, ये गोल गोल करके बनाए जाते हैं, ये गोल गोल बनाया मैंने, ठीक है। रेजिस्टर के इस तरह बनते हैं, ये रेजिस्टर के लिए, ये इंडक्टर के लिए, एल से डिफाइन किया जाता है इंडक्टर को। तो अब इधर यहाँ क्या होगा, यहाँ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में, जैसे बी लिखते हो आप मोबाइल, सही है। तो हमें सर्किट में मैग्नेटिक फॉर्म में भी एनर्जी चाहिए होती है। अब जब करंट गुजर रहा है हमारे पास इंडक्टर में से, तो व्हाट हैपन, हो क्या रहा है उसको देखते हैं। सो हेयर वी कैन सी कि जब आपके पास करंट गुजरेगा इंडक्टर में से, तो इंडक्टर क्या कोशिश करेगा कि करंट में चेंज ना आए। देखो कैपेसिटर अलग काम कर रहा था, रेजिस्टर अलग काम कर रहा है, इंडक्टर अलग काम कर रहा है। इंडक्टर क्या कोशिश कर रहा है कि करंट में चेंज ना आए, जैसा करंट है वैसा ही करंट रहे, करंट की वैल्यू में फर्क ना जाए, ठीक है। बिकॉज AC कीप चेंजिंग द इंडक्टर रेजिस्टेंस, इट्स यूजिंग समटाइम कॉल इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा अब देखो, जब AC करंट इंडक्टर में से गुजरेगा तो आपके पास क्या होगा कि इंडक्टर भी रेजिस्टेंस देगा करंट को। देखो बेशक करंट चेंज नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन जब करंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में से गुजरता है ना, चाहे वो डायोड में से गुजरे या कैपेसिटर में से, रेजिस्टर में से, इंडक्टर में से, या और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में से आपका करंट जब गुजरता है, तो आप ये चीज़ नोट करोगे कि रेजिस्टेंस करंट को मिलती है। सिर्फ सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस 0 होती है, बाकी रेजिस्टेंस मिल रही होती है। तो करंट को इंडक्टर में भी रेजिस्टेंस मिलेगी, यानी करंट का कोई नहीं है।
करंट को हर जगह रेजिस्टेंस मिल रही है, कैपेसिटर में भी मिल रही है, रेजिस्टेंस में भी मिल रही है और इंडक्टर में भी मिल रही है। तो करंट को कैपेसिटर में से भी इंडक्टर में से भी रेजिस्टेंस मिलेगी। अच्छा, जो रेजिस्टेंस इंडक्टर करंट को दे रहा है उसे बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे या इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, यही बेहतर लफ्ज़ है इसके लिए। एक और भी शायद इसका अल्टरनेटिव वर्ड होता है, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो जो रेजिस्टेंस इंडक्टर करंट को दे रहा है उसे क्या कहा, उस रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने कह दिया, वी कॉल इट इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा देखो, दिस कॉज द, अच्छा अब जब करंट गुजर रहा है इंडक्टर में से तो एक काम और हो रहा है। वो काम क्या हो रहा है, लीड आ रहा था कैपेसिटर में, वोल्टेज और करंट के दरमियान लीड आ रहा था कैपेसिटर में, लेकिन यहां पर करंट और वोल्टेज के दरमियान में आएगा लैग। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ लिया जाता है कि इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के दरमियान लैग होता है या लीड होता है, तो याद रखना लैग होता है, लीड कैपेसिटर में होता है, यानी अभी भी 90 का डिफरेंस होगा, लेकिन पहले वोल्टेज आएगा फिर करंट आएगा। कैपेसिटर में क्या हो रहा था, पहले करंट आ रहा था फिर वोल्टेज आ रहा था, लेकिन यहां क्या होगा, पहले वोल्टेज आ जाएगा, देखो वोल्टेज कम फर्स्ट, उसके बाद कुछ टाइम बाद सेकंड आपके पास क्या आएगा, करंट आएगा। और देखो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आपके पास वही अगेन 90 का है। इक्वेशन वही रहेंगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ फाइव की जगह आप लिख सकते हो 90 अगर डिग्री में सॉल्व कर रहे हो, और अगर रेडियन में सॉल्व कर रहे हो तो कुछ इक्वेशन इस तरह की आएगी, बुक में लिखी हुई थी, मैं उस वक्त लिखना भूल गया, इस तरह की। तो वो रेडियन और डिग्री का तो कोई मसला नहीं है ना, समझ में आ गई बात। तो ये इंडक्टर ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, रेजिस्टेंस में नहीं हो रहा था डिफरेंस, मगर कैपेसिटर और इंडक्टर में रेजिस्टेंस मतलब डिफरेंस आ रहा है करंट और वोल्टेज के दरमियान। तो ये तो मैंने बता दिया ना कि इट इज़ द अपोजिशन एंड इंडक्टर गिवन टू द करंट। तो जो इंडक्टर वर्ड याद रखना, जो इंडक्टर ने ऑपोजिशन दी करंट को, उसे हमने क्या बोला, इंडक्टिव रिएक्टेंस। फॉर्मूला देख लो, ये निकालने का क्या है, 2 पाई एफ एल, एफ नथिंग फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इंडक्टिव, ये एल लिखा हुआ है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और ये लेंथ है, सॉरी ये इंडक्टर होगा, लेंथ थोड़ी ना होता है, इंडक्टेंस होती है बल्कि ये वैसे लगता है ये सबको इंडक्टेंस, सही लिखे आई थिंक इस पहले, सही। ये एल जो है ना वो इंडक्टेंस होती है, ये एल आपके पास लेंथ नहीं होती, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। मैं वेरीफाई भी कर लेता, वैसे मुझे कंफर्म है लेकिन फिर भी। हाँ ठीक है, ये एल जो है वो सिंबल है इंडक्टेंस का, और इंडक्टेंस का यूनिट आपको पता है हेनरी होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये वो चीज़ है आप लोगों ने पढ़ रखी है। अच्छा अब देखो, अभी तक हमने क्या किया, तमाम सर्किट को अलग अलग पढ़ा, यानी प्योर रेजिस्टर वाला सर्किट पढ़ा, प्योर कैपेसिटर वाला और प्योर इंडक्टर। देखो इस सर्किट के अंदर कहीं कैपेसिटर तो नहीं है ना, ना ही रेजिस्टर है, मगर आप तीनों को साथ में लाके पढ़ते हैं। RLC, आर का मतलब रेजिस्टर, एल का मतलब इंडक्टर, और सी का मतलब कैपेसिटर, यानी ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर तीनों शामिल होंगे। सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं। सीरीज में बना के दिखाता हूँ, सर्किट बना के दिखाता हूँ, जगह ही नहीं है, यहाँ बना लेता है। देखो ये आ गया आपका AC सोर्स AC देंगे, ये आ गया आपका रेजिस्टर, ये आ गया आपका कैपेसिटर, ये आ गया आपका इंडक्टर, और ये आ गया आपका सर्किट। इस तरह के सर्किट को बोलते हैं हम RLC सीरीज सर्किट, तीनों सीरीज में है। और अगर पैरेलल में आ जाएंगे तो फिर हमारे पास पैरेलल सर्किट कहलाएंगे, ठीक है। तो वो सीरीज और पैरेलल आगे आ रहे हैं, वो पढ़ेंगे, वो भी अभी आज ही पढ़ेंगे, सही है, समझ गए ना मेरी बात। तो सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं। अभी जो बना रहा हूं मैं पैरेलल के लिए बना रहा हूं, ये पैरेलल के लिए बना दिया, वो वाला सीरीज के लिए बना दिया था। अभी तीनों समझाता हूं, तीनों का क्या फंक्शन है, सही है। तो RLC का मतलब क्या है, ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर भी हो, इंडक्टर भी हो और कैपेसिटर भी हो। अच्छा अब
तीनों चीज़ें एक साथ हैं तो तीनों चीज़ों की वजह से रेजिस्टेंस भी तो आएगी ना। देखो ना, रेजिस्टेंस आपके पास कैपेसिटर की वजह से भी आ रही है जिसे आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल रहे हो। रेजिस्टेंस आपके पास रेजिस्टर की वजह से भी आ रही है जिसे सिंपल रेजिस्टेंस कह रहे हो। रेजिस्टेंस आपकी वजह पास इंडक्टर की वजह से भी आ रही है जिसे आप इंडक्टिव रिएक्टेंस कह रहे हो। तीनों की रेजिस्टेंस को मिलाकर जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है इम्पीडेंस। याद रखोगे इस वर्ड को। ये वर्ड मेरे को यूनिवर्सिटी में जाके पता चला था कि ये होता क्या है। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पता चल गया था, सेकंड सेमेस्टर में आई थिंक। तो इम्पीडेंस क्या होती है? तीनों चीज़ों की रेजिस्टेंस को मिलाकर जो रेजिस्टेंस बनती है, यानी कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर, इन तीनों की रेजिस्टेंस मिलाकर जो रेजिस्टेंस बनेगी उसे हम बोलेंगे इम्पीडेंस। अलग अलग नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि पहचान सकें। मैं अगर इसे भी रेजिस्टेंस कहूँगा तो मुझे पता थोड़ी ना चलेगा कि वो तीनों की बात हो रही है, इसलिए अलग अलग कहते हैं। चलो पहले ये पढ़ लेते हैं। एन RLC सर्किट इज एन AC सर्किट दैट कंटेन, वही बात है जो मैंने बताई है कि RLC सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर। सॉरी, कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर। अच्छा, इनको हम सीरीज पैरेलल दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी कनेक्शन हम आगे चेक करते हैं कि सीरीज करने पे क्या होगा, पैरेलल करने पे क्या होगा। अच्छा, तीनों की रेजिस्टेंस को अगर मिला दें, इट इज द टोटल ऑपोजिशन AC सर्किट गिव्स टू द फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। यानी टोटल जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ना, जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो कि कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर, तीनों की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रही है उसे इम्पीडेंस कहेंगे। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, R रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, XL कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और XC कैपेसिटर की रिएक्टेंस, जो कि आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप जहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत मैं डिटेल में लेके जा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ भी छुपा नहीं रहा ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आए। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो फिर आगे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं स्टूडेंट। अब पढ़ते हैं हम AC थ्रू RC सीरीज सर्किट। देखो, इसके नाम से ही पता है चल रहा है कि RC है। RC का मतलब एक रेजिस्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा। R स्टैंड फॉर रेजिस्टर, C स्टैंड फॉर कैपेसिटर। अच्छा, अब कनेक्शन कैसा हुआ होगा? सीरीज, यानी आप कैपेसिटर और रेजिस्टर इनको पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते थे, मगर यहाँ पर जो कनेक्शन आपको मिलेगा वो सीरीज कनेक्शन मिलेगा। अब सीरीज कनेक्शन की कुछ खसूसियत समझ लो ताकि ये सर्किट समझ में आ जाए आपको अच्छी तरह। सही है, देखो सोर्स कौन सा है? सोर्स यानी जहाँ से आपको बेसिकली करंट आ रहा है, जहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है आपको, तो ये हो गया आपका, ठीक है, सोर्स हो गया, जो कि AC सोर्स है। याद रखना, हम तमाम सोर्स AC यूज़ करेंगे यहाँ पर क्योंकि AC का वर्ड आया है, यानी अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा होगा आपको। ठीक है, इसको C लिख लेते हैं। अच्छा, अब सीरीज में क्या होता है कि जो करंट आपके पास आ रहा होता है रेजिस्टर में, वही करंट आ रहा होता है कैपेसिटर में। सही है, सीरीज में क्या होगा कि करंट जो है वो सेम होगा, यानी जो करंट की वैल्यू रेजिस्टर पर आ रही होगी वही करंट की वैल्यू कैपेसिटर पे भी आएगी, मगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, ये याद रखना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग आ रहा होगा, यानी अलग वैल्यू आ रही होगी, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस की अलग वैल्यू आ रही होगी। अब करंट क्यों सेम होगा? ये आपको पता है ना कि सीरीज के अंदर करंट सेम होता है, यानी जितना करंट इस पर आएगा उतना करंट ही कैपेसिटर पे भी आएगा, बात याद रखना। ठीक है, अभी पैरेलल में फिर इसका उलट हो जाता है। सही है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब सीरीज कनेक्शन क्या होता है? सीरीज कनेक्शन ये होता है कि करंट को ना फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ से करंट आया तो वो इसी तरफ जाएगा ना, उसके पास कहीं और जाने का रास्ता तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ तो जा नहीं सकता, ना ऊपर जा सकता है, वो सिर्फ किस तरफ जा सकता है? रजिस्टर की तरफ। क्या रजिस्टर से, रजिस्टर के ऊपर आ गया करंट, तो क्या आप रजिस्टर से कहीं और जा सकता है? नहीं, कैपेसिटर ही उसके पास वाहिद रास्ता है। तो ऐसा कनेक्शन सीरीज कनेक्शन होता है। हाँ, अगर यहाँ पर एक और टर्मिनल होता तो करंट नीचे भी आ सकता था, यहाँ भी जा सकता था, मगर ऐसा नहीं है, तो करंट सिर्फ सामने ही जाएगा। तो ऐसा कनेक्शन जिसमें करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए, उसके पास एक ही रास्ता हो, एक ही पाथ हो फ्लो करने का, तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। सही, चलो अब इसको पढ़ देते हैं। भाई देखो, ये तो वही बात लिखी हुई है ना कि सीरीज में कनेक्शन किया गया है। देखो, इन एन RC सीरीज सर्किट अ रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन की खसूसियत मैंने आपको समझा दी। विथ एन AC सोर्स। चलो बात क्लियर हो गई।
अब असल समझो, देखो कैपेसिटर की वजह से जो रेजिस्टेंस आती है उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, याद है ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा था हमने, या रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। और रेजिस्टर की वजह से जो रेजिस्टेंस आती है उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगी ना इस सर्किट के अंदर, दोनों का मिलकर आएगी, यानी रेजिस्टर भी रेजिस्टेंस देगा करंट को और कैपेसिटर भी रेजिस्टेंस देगा करंट को। तो वो जो करंट होगा जो दोनों का, वो जो रेजिस्टेंस होगी जो रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों से मिलकर आएगी, उसको हम बोलेंगे अगेन इम्पीडेंस। देखो इम्पीडेंस ये भी हो सकती है, इससे पहले ही वाले टॉपिक में पढ़ाया कि रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों मिलकर रेजिस्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटर अलग दे रहा होगा, रेजिस्टर अलग दे रहा होगा और इंडक्टर अलग, तो तीनों को मिला देंगे तो वो इम्पीडेंस होगी। लेकिन अगर इंडक्टर नहीं भी है, जस्ट रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, जस्ट रेजिस्टर और कैपेसिटर है, तो भी इनकी रेजिस्टेंस को मिलाया जाएगा और कहा जाएगा इम्पीडेंस। तो यहाँ वही सेम काम हुआ, द टोटल ऑपोजिशन टू करंट, यानी रेजिस्टेंस, जो करंट को रेजिस्टेंस मिल रही है उसको हम बोल रहे हैं इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। अच्छा, इम्पीडेंस का फॉर्मूला देखो, Z इज इक्वल टू होल रेडिकल R स्क्वायर प्लस XC। अब देखो XC निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, आपने ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था। तो देखो ये वाला फॉर्मूला बनाना कोई मुश्किल भी नहीं है। ओमेगा किसके बराबर होता है हमें पता है, 2πfc। ठीक है, तो 2πf ओमेगा के बराबर होता है, तो इस तरह लिख लिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आएगा हमारे पास द करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय अ फेस एंगल। देखो हमने ये बात पढ़ी थी ना कि कैपेसिटर के होने से लैग आ रहा था, ठीक है, याद होगा आपको। तो यहाँ भी ऐसा ही काम होगा, यहाँ पर करंट में लैग आएगा। तो लैग आएगा से क्या मुराद है, ज़रा इसको समझ लो। लैग आएगा से मुराद ये है कि पहले वोल्टेज आ जाएगा, पहले वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास आपका करंट आएगा। ज़रा सा बेहतर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जहां पर यहाँ लैग आ रहा है, लैग आ रहा है, ठीक है, लैग आ रहा है। लैग से क्या मुराद है कि पहले जो है वो आपका क्या आ गया, पहले आपका जो है वो वोल्टेज आ गया, उसके बाद आपका जो है वो करंट आएगा। तो लैग और लीड का कॉन्सेप्ट याद रखना। बात क्लियर हो गई। लैग क्या हो गया कि करंट और वोल्टेज एक साथ नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं। पहले वो करंट वोल्टेज आ रहा है, फिर करंट आ रहा है, सही। तो ये लैग हो गया आपका। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहा आपके पास, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहा भाई। एंगल होता है बेसिकली, लैग एक एंगल होता है ना, देखो एक एंगल होता है ना, और इस एंगल को थीटा नहीं लिखते, इस एंगल को फाई लिखते हैं, फाई। थीटा नहीं लिखना, फाई लिखना। तो इस फाई को निकालने के लिए आपके पास जो तरीका है वो है tan इनवर्स XC, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये आपका लैग निकल आएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि RC सर्किट में, जो हमारा RC सर्किट है, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, आखिर काम क्या हो रहा है, यही तो देखना है ना हमने। तो देखो इसमें काम ये हो रहा है कि कैपेसिटर जो है ना वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कैपेसिटर बोल रहा हूँ, रेजिस्टर जो है वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। रेजिस्टर क्या कर रहा है, यानी जब करंट रेजिस्टर से गुजर रहा है ना तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, ठीक है। रेजिस्टर तो ये काम कर रहा है। अब कैपेसिटर भी तो है, कैपेसिटर क्या काम कर रहा है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर रहा है, रिलीज कर रहा है। जब पॉजिटिव साइकिल आया तो स्टोर कर लिया, नेगेटिव साइकिल आया तो रिलीज कर रहा है। तो यही बात लिखी हुई है, द रेजिस्टर यूज पावर, यानी पावर को रिलीज कर रहा है। यूज पावर से ये मुराद है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बट द कैपेसिटर डज नॉट यूज पावर, कैपेसिटर पावर यूज नहीं कर रहा, वो जस्ट क्या कर रहा है, कभी चार्ज स्टोर कर रहा है, रिलीज कर रहा है, चार्ज अपने अंदर स्टोर करता है फिर रिलीज कर देता है। तो ये कैपेसिटर काम कर रहा है। तो आई होप आपको जो है वो RC सर्किट अच्छा समझ में आ गया हो, ठीक है, अच्छे से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब समझते हैं AC थ्रू RL सर्किट। देखो RL सर्किट में ये होगा कि एक आपके पास R यानी रेजिस्टर होगा, एक L यानी इंडक्टर होगा। अगेन वही बात है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा होगा, रेजिस्टर में अलग आ रहा होगा और इंडक्टर में अलग आ रहा होगा, ठीक है। मगर करंट जो है वो सेम आ रहा होगा कैपेसिटर में, रेजिस्टर में भी और इंडक्टर में भी। अच्छा, सोर्स ऑफ का आपका होगा IC। अब सीरीज समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना,
कि भाई देखो करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है मूव करने का, तो ये सीरीज सर्किट है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसको भी ज़रा सही से पढ़ लेते हैं। देखो सीरीज है, इसका मतलब है एक ही रास्ता है फ्लो करने के लिए। इन एन आर एल सीरीज सर्किट आ रेजिस्टर आर एन एंड एन इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। चलो ये बात समझ आ गई। विथ एन एसी सोर्स अगेन एसी लगा हुआ है। एसी का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। सही, चलो ये लो। अच्छा, उसके बाद अब देखो ये भी आपको रेजिस्टेंस देगा, ये देगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो दोनों के रिएक्टेंस को दोबारा मिलाया जाएगा और अगेन कॉल किया जाएगा इम्पीडेंस। देखो इम्पीडेंस का लफ्ज़ कंफ्यूज नहीं करना। इम्पीडेंस इन तीनों के लिए भी आ सकता है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। और इम्पीडेंस दो के लिए भी आ सकता है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर। अच्छा, अगर मैं कैपेसिटर और इंडक्टर को कनेक्ट करूंगा ना तो फिर मामलात अलग हो जाएंगे। तो अभी हम जस्ट कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर, इंडक्टर के साथ रेजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगेन वही कॉल करेंगे इसे इम्पीडेंस, और इसका फॉर्मूला ये आ रहा। अब ये एक्सेल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी वो रेजिस्टेंस जो इंडक्टर दे रहा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी हमने, है ना। अब ओमेगा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, ओमेगा कुछ नहीं है, 2 पाई एफ है। जैसे उधर पुट किया तो एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ और एल। सही है। एल क्या है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस आप पढ़ चुके हो। अच्छा, अब देखो अगेन वही लैग आएगा, है ना। लैग आएगा कि पहले आपके पास वोल्टेज आ जाएगा, फिर आपके पास जो है वो करंट आएगा। ठीक है, पहले आपके पास वोल्टेज आ गया, फिर करंट आया। तो अगेन आपको लैग निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लैग निकालने के लिए दोबारा यही फार्मूला है। देखो यहाँ और यहाँ फार्मूला सेम है, फ़र्क क्या है? यहाँ एक्स सी था, यहाँ एक्स एल आ गया है। अच्छा, अब आ जाओ ज़रा ये देखते हैं कि इस सर्किट में हो क्या रहा है। आखिर ये सर्किट कर क्या रहा होगा? ये सर्किट ना यही काम कर रहा होगा कि रेजिस्टर जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होगा हीट एनर्जी में। देखो बात सुनो, ये यहाँ पर आपके पास करंट गुजरा रेजिस्टर से, तो रेजिस्टर ने क्या किया? हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर दिया। इंडक्टर क्या कर रहा है? इंडक्टर आपके पास मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को पहले स्टोर कर रहा है, फिर रिलीज कर रहा है। देखो कैपेसिटर क्या कर रहा था? चार्ज की फॉर्म में यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी को मतलब स्टोर कर रहा था और रिलीज कर रहा था। देखो बाल्टी का काम क्या होता है? पानी को भरना निकालना, भरना निकालना, है ना। यहाँ दोनों एक काम कर रहे हैं, मगर ये कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर कर रहा है और रिलीज कर रहा है। पॉजिटिव हाफ आया तो स्टोर कर लिया, नेगेटिव हाफ आया तो रिलीज कर दिया। इंडक्टर क्या कर रहा है? इंडक्टर कर रहा है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर। जब पॉजिटिव आया तो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर लिया, जब नेगेटिव हाफ आया तो मैग्नेटिक एनर्जी को रिलीज कर दिया। इसको याद रखना, ये बेसिक काम था आरएल सर्किट का। आरसी सर्किट और आरएल सर्किट के आपने ये फंक्शन याद रखने हैं। रजिस्टर अपना वही काम में लगा हुआ है, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करने में। लेकिन जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ये आपके जो है वो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है। इसको आपने याद रखना, अगर ये आप भूले तो फिर हमारी बात जो है वो थोड़ी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ आई होगी, आई होप। अब इसके आगे के कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब समझते हैं RLC सीरीज सर्किट। देखो अब तक आप क्या कर रहे थे? RL पढ़ रहे थे, RC पढ़ रहे थे, यानी रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर लगा रहे थे, रेजिस्टर के साथ इंडक्टर लगा रहे थे, रेजिस्टर के साथ इंडक्टर, रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर। मगर अब तीनों को एक साथ लगा लिया और फिर आप चेक कर रहे हो कि क्या हो रहा है। अच्छा देखो सीरीज़ है, सर्किट सीरीज़ है ना, तो वो काम तो सेम रहेगा जो सीरीज सर्किट में होता है, यानी जो करंट इसके ऊपर आएगा रेजिस्टर पर वही करंट आएगा आपके पास इंडक्टर पर और वही करंट आएगा कैपेसिटर पर, मगर वोल्टेज जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, इस चीज़ को अपने जहन में रखना, वोल्टेज अलग अलग होगा, बाकी आपके पास जो करंट है वो सेम होगा। सही है, बात समझ आ गई। देखो अब सीरीज है, कैसे पता चल रहा है? करंट को फ्लो करने का एक ही डायरेक्शन मिल रहा है, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन उसके पास नहीं है। तो ये यहीं पे ये बात भी लिखी हुई है कि सीरीज़ में आपके पास करंट सेम है और वोल्टेज जो है वो आपके पास AC लगा हुआ है। और याद रखना हमेशा AC बनाना, AC इस तरह बनेगा, ठीक है, AC सोर्स इस तरह बनेगा। अब देखो तीनों की अलग अलग रेजिस्टेंस होगी ना,
ये आपको रेजिस्टेंस देगा, ये आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस देगा, ये आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस देगा। मगर आप तो पूरा सर्किट रीड कर रहे हो ना, पूरा सर्किट डील कर रहे हो, तो तीनों के रेजिस्टेंस को मिला देते हैं, एक जगह कर लेते हैं, और तीनों के रेजिस्टेंस को एक जगह कर कर जो नाम कहा जाएगा उसे हम कहेंगे इम्पीडेंस। तीनों रेजिस्टेंस मिलाकर जो एक रेजिस्टेंस बनती है उसे क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। दो दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकते हैं, तो वो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तीन हो या दो हो। ठीक है, बात समझ आ गई। द टोटल ऑपोजिशन टू AC, यानी ये जो पूरा सर्किट, सिर्फ एक नहीं, पूरा सर्किट, ये जो पूरा सर्किट रेजिस्टेंस दे रहा है ना, इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कह लो या इम्पीडेंस कह लो, एक ही बात है। थोड़ा सा मैं ऐसे ठीक है तो आप पे प्रोनाउंस कर रहा होता हूँ। अच्छा, तो ये फॉर्मूला है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये XL तो आपको पता है ना, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा 2πfL, और XC का फॉर्मूला पढ़ा 1/2πfC। ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, अब जरा एक कंडीशन समझते हैं जो कि आपको याद रखनी है। अगर रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस, देखो ये इम्पीडेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यानी ये जो रेजिस्टेंस ये दे रहा है और जो इम्पीडेंस ये मिनिमम हुई, आपके पास जो रेजिस्टेंस आ रही है ना रेजिस्टर से, और जो इम्पीडेंस ये मिनिमम हो गई, तो मैक्सिमम आपके पास करंट आएगा सर्किट के अंदर। यानी मैं कोशिश करूंगा कि इसकी वैल्यू ना कम से कम हो, सर्किट में इसकी वैल्यू कम से कम हो। अगर इसकी वैल्यू कम से कम होगी तो ये दोनों तो वैसे ही आपस में माइनस हो रहे हैं, एक छोटी वैल्यू आ जाएगी, और ये दोनों आपस में यानी इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस आपस में बराबर आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपके पास करंट मैक्सिमम होगा इस सर्किट के अंदर। कैपेसिटर वही काम कर रहा होगा, चार्जेस को स्टोर कर रहा होगा, और इंडक्टर आपके पास मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा होगा, रेजिस्टर हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा। अच्छा, अब देखो पावर होगा, रियल पावर होगी इसके अंदर, यानी पावर लॉस हो रहा होगा, तो वो पावर लॉस निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। सही, न्यूमेरिकल करते तो ज़्यादा डिटेल में समझते हैं इस फॉर्मूले को। चलो पावर समझ लेते हैं कि पावर आखिर इधर है क्या। देखो ये ग्राफ ना इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ है, वो पावर अलग है। देखो पावर ये है आपके पास यहाँ पर कि आपके सर्किट के अंदर ना आ रहा है करंट, उस करंट के आने से पावर लॉस हो रही है, इसी को हम यहाँ पावर कॉल कर रहे हैं। पावर इन AC, देखो क्या लिखा हुआ है, इन AC सर्किट पावर इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा, अब पावर कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्यों? वजह समझो। कभी आपके पास वोल्टेज बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। देखो AC का ग्राफ ऐसे बनाया ना हमने, AC का ग्राफ ऐसे बनाया ना कि कभी वोल्टेज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। इसी तरह करंट भी ले लो, तो फॉर्मूला देखो, जब वोल्टेज बढ़ेगा कम होगा तो पावर भी कांस्टेंट नहीं रहेगी ना, कभी पावर बहुत ज़्यादा लॉस होगी। समझ लो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपके पास पावर बहुत ज़्यादा लॉस होगी, यहाँ पर कम लॉस होगी, इस तरह पावर लॉस भी अलग अलग आएगी आपके पास। ठीक है, क्योंकि करंट एक जैसा नहीं आ रहा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट वेरी मतलब चेंज हो रहे हैं विद टाइम एंड मे नॉट बी इन फेज। अच्छा, दोनों फेज भी नहीं हो, इन फेज भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ देखो, समझो बेहतर बनाते हैं, हमेशा डायग्राम बेहतर बनाई जाए। समझो ये आ गया आपके पास करंट, ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास यहाँ से आ गया आपके पास वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज आ गया, थोड़ा सा ग्राफ ऐसा बन गया। ठीक है, समझ गए ना, बस इस चीज़ को आपने याद रखना है। अच्छा, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी ना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ा था ना पीछे, उसमें याद होगा एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जिक्र हो रहा था और एक ड्राइव फ्रीक्वेंसी का जिक्र हो रहा था, है ना। अब देखो यहाँ क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपके पास जब आएगी जब आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए। बात समझो ज़रा, देखो ये क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है ना, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं। ये क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं। दोनों की रेजिस्टेंस बराबर हो गई, ठीक है। अब दोनों की रेजिस्टेंस बराबर हो गई, अब ये दोनों रेजिस्टेंस कब बराबर होगी, एक खास फ्रीक्वेंसी जब मैं दूंगा। देखो आप जरा इधर समझो, ये रिलेशन है इंडक्टिव रिएक्टेंस का और फ्रीक्वेंसी का आपस में।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस का और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन है। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी कि जिसके ऊपर मैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी दूंगा सर्किट को कि जिसके ऊपर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर आ जाए, उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आप लोग ज़रा, मैं 2 मिनट तो नहीं बल्कि कुछ सेकंड ब्रेक लेता हूं, आप ज़रा सोचो मैंने कहा क्या। सबसे पहले समझो कि ये एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस है, एक्सी क्या है, रेजिस्टेंस है। डिपेंड किस पे कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे कर रही है ना। अगर मैं ऐसी फ्रीक्वेंसी दूं कि जिस पे यहां फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालूं कि जिस पे एक्सएल और यहां भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालूं एक्सी, दोनों बराबर आ जाए, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर आए हैं उस फ्रीक्वेंसी को मैं बोलूंगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है इसी सर्किट के अंदर, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। अच्छा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहां पर मिलेगी आपको, ठीक है। इससे पहले यानी फ्रीक्वेंसी दे रहे हो आप, इससे पहले एक्सी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, एक्सएल की छोटी। फिर आप दूसरी तरफ चले जाओगे तो एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा आएगी, एक्सी की छोटी। अब मैं ये बहुत डिटेल में लेके नहीं जा सकता वरना ये काफ़ी टाइम खींच लेगा ग्राफ। तो बस इतना समझ लो कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास कम है, ये फ्रीक्वेंसी है समझ लो। यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सी ज़्यादा आ रहा है, उस तरफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो एक्सएल ज़्यादा आना लग जाएगा। क्योंकि ये देखो ना रिलेशन है ना, यहाँ पर रिलेशन को मैच करो ज़रा, रिलेशन को ज़रा इस ग्राफ से मैच करो। समझो ये एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी मौजूद है, तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कम रखी तो एक्सएल की वैल्यू कम आ गई, लेकिन यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी कम रखी लेकिन एक्सी की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर है, ये देखो एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एल सी। तो देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है, इधर से पहले फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से इन्वर्स रिलेशन है ना, तो एक्सी ज़्यादा आ जाएगा। जब भी मैंने लिखा है एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, लेकिन इसके आगे, इस लाइन के आगे जाओ तो अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से एक्सी कम हो जाएगा, एक्सएल ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। लेकिन बीच वाला पॉइंट यहाँ पर एक्सी और एक्सएल बराबर आएगा, इसी फ्रीक्वेंसी को कहेंगे एफ आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो लिखा हुआ भी है, फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम इक्वल, एक्सी इक्वल टू एक्सएल, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एफ आर मीन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लो, ये रहा। देखो 2 पाई तो कॉमन है, एक्स मतलब एल क्या है, इंडक्टेंस, सी क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है। बस यही छोटी छोटी चीज़ें समझानी है, ज़्यादा बड़ा कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, लेकिन बस ये छोटी छोटी बातें बच्चों को याद रही है ना तो चैप्टर क्लियर हो जाता है। अच्छा, पैरेलल आरएल सर्किट, अब पैरेलल है, बात क्लियर है भाई। पैरेलल है क्या कि अब करंट के पास मूव करने के लिए 2 रास्ते होंगे। देखो यहाँ से करंट आया जिसे हम आईसी कह लेते हैं, यहाँ पर पहुँचा, उसको 2 रास्ते मिल लें। जब भी ऐसा हो जाए कि करंट के पास मूव करने के लिए 2 रास्ते हों तो सर्किट आपका पैरेलल हो जाता है। 2 रास्ते से क्या मुराद है, ये कैपेसिटर बनाया है, ये इंडक्टर बनाया है, ठीक है, ये कैपेसिटर बनाया है, सॉरी रेजिस्टर बनाया है। देखो करंट यहाँ भी आ सकता है और करंट यहाँ भी जा सकता है। तो यहाँ जो करंट आया उसे हमने क्या बोला, आई आर, और यहाँ जो करंट आया उसे हमने क्या बोला, आई एल। अब देखो यहाँ से करंट सिर्फ नीचे ही जाएगा। बच्चे पता है क्या समझते हैं, जहाँ पर टर्न आ रहा है ना वहाँ पर पैरेलल हो जाता है सर्किट, ऐसा नहीं है। दो रास्ते होने चाहिए। देखो यहाँ कोई 2 रास्ते नजर आ रहे हैं, एक ही रास्ता है ना कि अगर यूँ सामने आए हो तो नीचे ही जाओगे, सामने नहीं जा सकते ना ऊपर जा सकते हो। अगर यहाँ भी एक और रास्ता होता तो ये भी पैरेलल हो जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अगर यहाँ आए हो तो नीचे जाना ही आपके पास ऑप्शन है, तो ये पैरेलल सर्किट है। पैरेलल कैसे, इस पॉइंट की वजह से पैरेलल हो गया, इस ए पॉइंट की वजह से। क्यों? क्योंकि करंट ए पॉइंट पर आके आपके पास स्ट्रेट भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी आ सकता है, तो ऐसा ही होगा। अब करंट सेम नहीं होगा पैरेलल सर्किट में। करंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, टोटल करंट कि आई आर को ऐड करना पड़ेगा आई एल में, सही है। तो फिर ये लिख भी दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन वोल्टेज सेम होगा। जो वोल्टेज इधर आएगा वी आर, वही वोल्टेज इधर आएगा वी एल। तो दोनों पे वोल्टेज सेम होगा मगर करंट सेम नहीं होगा, याद रखना। सीरीज और पैरेलल में ये आप बहुत बार मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हो, तो मुझे ज़्यादा इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे वही बोलने के वोल्टेज जो है वो सेम होगा, मैंने बता दिया, मगर करंट सेम नहीं होगा। करंट 2 में स्प्लिट होगा, उधर भी जाएगा इधर भी, जिसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ये भी है, चाहो तो लिख लो, आगे यूज़ हो जाएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ये लिख लो।
आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओनली द रेजिस्टर कंज्यूम रियल पावर। अब इसका क्या मतलब है, रियल पावर का क्या मतलब है, सिर्फ जो रेजिस्टर है ना इस सर्किट में भी वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, सॉरी रेजिस्टर जो है यहां भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि इंडक्टर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा है, रिलीज कर रहा है, स्टोर कर रहा है, रिलीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल समझो मेरे अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, रिलीज हो रही है, स्टोर हो रही है, रिलीज हो रही है, तो समझ गए ना, दिस इंडक्टर यूज रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, नो रियल पावर। अब रिएक्टिव पावर का मतलब है कि एनर्जी स्टोर कर रहा है, रिलीज कर रहा है, स्टोर कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो समझ में आई यहाँ तक बात, आसान थी, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं थी, बस थोड़ा सा आपने जहन यहाँ लगाना है। तो चलो अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब कुछ आखिर के टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर नो डाउट एक बड़ा चैप्टर था, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, लेकिन देखें हम पढ़ते हैं तो चीज़ें कंप्लीट हो ही जाती हैं, बीच में रहती नहीं हैं। स्टार्ट कर दिया करें, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अच्छा, पैरेलल आरसी सर्किट। देखें आरसी अपने नाम से ही वाज़ेह है, और पैरेलल है। आर का मतलब रेजिस्टर, सी का मतलब कंटेन कैपेसिटर। अच्छा पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से करंट आया, इसको दो रास्ते मिले ए पॉइंट पर आके, कि एक तो ये बी की तरफ चला जाए, ठीक है, जो कि हमें कैपेसिटर में करंट देगा, या एक ये आ जाए हमारे पास रेजिस्टर में। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कैपेसिटर में करंट और रेजिस्टर में करंट अलग अलग होगा, जिसकी इक्वेशन आपके पास इस तरह की बनकर आएगी, आप इससे निकाल सकते हैं। पर वोल्टेज दोनों में सेम आएगा, उसकी वजह यह है कि पैरेलल में कनेक्शन कर रखा है आप लोगों ने। तो यही बात लिखी हुई है, वोल्टेज इज़ द सेम अक्रॉस बोथ आर एंड सी, यानी रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, करंट स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ भी वही काम होगा कि ये जो रेजिस्टर है ना, ये करंट जब इसमें आ रहा है तो ये अपनी नेचर को तो नहीं बदलेगा ना, उसको तो नहीं पता मैं पैरेलल में कनेक्ट हूँ या सीरीज में, उसको तो बस करंट चाहिए, और उसको करंट मिलेगा तो वो क्या करना शुरू करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने लगेगा हीट एनर्जी के अंदर। तो जब ऐसा होगा तो पावर डेसिपेशन होगी, जिसके लिए फॉर्मूला ये आपके पास आ गया, जिसके लिए फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो इसकी मदद से आप ये पावर डेसिपेशन, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस डाल दो, जो वोल्टेज आ रहा है वो डाल दो, आपको पावर डेसिपेशन मिलने लगेगी। अच्छा, जो कैपेसिटर यहाँ क्या काम कर रहा है, कैपेसिटर यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा है। कभी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है, कभी रिलीज हो रही है, कभी स्टोर हो रही है, कभी रिलीज हो रही है। और बाकी रेजिस्टर का तो आपको यूज समझ आ गया। अब पढ़ते हैं आर एल सी, यानी कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, और इंडक्टर है, पर तीनों पैरेलल में है। देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, यहाँ से आईसी करंट निकला, जो यहाँ आके पहुँचा, दो रास्ते मिले, एक तो वो चला जाए रेजिस्टर के अंदर तो आई आर हो गया, एक वो चला जाए आगे की तरफ तो वो आगे की तरफ आ गया। और जब वो यहाँ बी पॉइंट पर आया, मज़ीद दो रास्ते मिले, एक तो चला जाए सी की तरफ तो सी की तरफ एक हिस्सा चला गया, और एक हिस्सा एल की तरफ आ गया, और यहाँ आके एक ही रास्ता मिला। तो देखो दो रास्ते बदल रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास एक, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक पैरेलल सर्किट है। अच्छा, अब पैरेलल सर्किट होने की वजह से क्या होगा, पैरेलल सर्किट होने की वजह से वही बात है, वोल्टेज सेम रहेगा तीनों के अंदर, जस्ट करंट जो है वो नहीं, सॉरी वोल्टेज हाँ सेम रहेगा तीनों के अंदर, करंट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा आपके पास कितने में, सम में। तो वो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ना मेरी बात समझ आ जाए। तो बस इस चीज़ को आपने याद रखना है ताकि आगे आप लोगों को इस किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। तो करंट निकालने के लिए क्या करना होगा, आई इज इक्वल मतलब टोटल आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी, ये आपके पास इक्वेशन आ गई तीनों के लिए। ठीक है, तो टोटल करंट इज द सेम ऑफ द इंडिविजुअल ब्रांच करंट। अच्छा, अब ये आ गई आपके पास एक इक्वेशन। ठीक है, तो ये y आपके पास क्या है, ये y आपके पास है एडमिटेंस। ठीक है, ये एडमिटेंस है,
मतलब इसमें ना कंडक्टेंस का रिलेशन होता है आपस में, तो इस इक्वेशन को आप याद रखना। आपने इम्पिडेंस पढ़ा है ना, या एडमिटेंस, यानी तो कोई इम्पिडेंस रेजिस्टेंस होती है, एडमिटेंस कंडक्टेंस होती है, यानी कंडक्ट कितना कर रहा है। तो ये जी कंडक्टेंस है, ठीक है, और ये बी और बी एल क्या है, सबसेप्टेंस, ठीक है। बी एल आपके पास क्या है, इंडक्टिव सबसेप्टेंस, और सी क्या है, बी सी क्या है, कैपेसिटिव सबसेप्टेंस, ठीक है। अब फेज डिफरेंस देख लो, जो फेज डिफरेंस है ना रेजिस्टर में तो कोई नहीं मिलेगा, जैसे पीछे पढ़कर आए। अच्छा, करंट के लिए लैग मिलेगा आपको इंडक्टर में, और लीड मिलेगा आपको कैपेसिटर में 90 का। लीड और लैग आप पीछे पढ़ चुके, तो मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और रेजोनेंस देखना चाहो तो रेजोनेंस के लिए वो आ गया, ठीक है, रेजोनेंस ऑफ RLC AC सर्किट। इस फॉर्मूले को डील कर कर आप रेजोनेंस वगैरह निकाल सकते हो, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा इस फॉर्मूले के। अच्छा, एक और हमारे पास थ्योरम है जो कि बहुत ज़बरदस्त थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। आप हमेशा ये चाहते हो कि आपके पास जो बैटरी है उससे मैक्सिमम टाइम बल्ब जलता रहे, है ना, यही चाहते हो ना आपके, यार आपकी जो बैटरी है वो मैक्सिमम इस्तेमाल हो जाए बल्ब को जलाने के लिए, यानी ग्लो कराने के लिए। तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि बैटरी की जो रेजिस्टेंस है, जिसे हम एस कह लेते हैं, सोर्स है, वो बराबर कर लो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब के। तो अगर ये कंडीशन आपने पूरी कर दी, बैटरी की रेजिस्टेंस बराबर हो गई सोर्स की रेजिस्टेंस के, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी मैक्सिमम जो पावर इधर मौजूद है सोर्स के अंदर, वो बैटरी के अंदर वो बल्ब में चली जाएगी। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम याद रखना, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम अ सोर्स टू अ लोड। सोर्स यानी बैटरी वगैरह, और लोड यानी जो चीज़ आप चला रहे हो, मोबाइल, बल्ब, मशीन वगैरह कुछ, तो उसे हम लोड कहते हैं। व्हेन द लोड रेजिस्टेंस, लोड की जो रेजिस्टेंस है यानी RB, बल्ब एक लोड है, यानी वो यूज़ करता है बैटरी से निकली हुई पावर को, तो वो बराबर होनी चाहिए सोर्स के रेजिस्टेंस के। तो इस तरह मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अब ये तीन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसे पढ़ लेते हैं, इसको मैं ज़्यादा डेप्थ में लेके नहीं जा रहा क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेटल डिटेक्टर, देखो मेटल डिटेक्टर वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके पास ना ज़मीन में छुपी हुई चीज़ों को डिटेक्ट करती है। जैसे ज़मीन में कोई तार है, मेटल है, कोई सोने की चीज़ है, तो उसको डिटेक्ट कर आपको बताती है कि हाँ नीचे मौजूद है। इसमें ये AC सर्किट्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ECG, आपने देखा ना दिल का ECG निकाला जाता है, वो ग्राफ बनाया जाता है जिससे देखा जाता है कि दिल की धड़कनें वगैरह किस तरह की हैं। ऑक्सीलेटर सर्किट, ऑक्सीलेटर सर्किट क्या आता है, वेव फॉर्म बनाता है, यानी वेव बनाने के काम आता है। तो ये ऑक्सीलेटर सर्किट कभी या मौका मिला तो डेप्थ में जाऊंगा, अभी ये MD का डिकेट का इतना कोई बड़ा पार्ट नहीं है हमारा, बस ये दो थे मैंने इसलिए पढ़ा दिए। बस ये याद रखना वेव फॉर्म बनाता है। अब देखो मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की कि पूरा का पूरा आपको चैप्टर एक वीडियो में कराऊं, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको किस तरह का ये चैप्टर जो है वो समझ में आया, किस तरह का ये लगा। तो अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, वैसे तो मैंने तमाम चैप्टर ही आपको कराने हैं, मैं ऑलमोस्ट 20 करा चुका हूँ, तो अब कुछ 4-5 रह गए, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द करा दूंगा। 28 है ना, तो 8 रह गए, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। तो आई होप मेरी बात अच्छी लगी हो, बात समझ आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद